एपिसोड 91 टू 100। अध्याय 91, काटना और हत्या करना। चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप अपनी दोमुही जीभ को मुंह से अंदर बाहर हिलाते हुए तैरती हुई हल्की हवा की तलवार को सावधानी से देख रहा था। तलवार की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तीखी ऊर्जा से उत्पन्न खतरनाक वातावरण को चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप आसानी से महसूस कर सकता था, जिसके कारण वह लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा द्वारा तलवार को नियंत्रित करने से उत्पन्न रहस्यमय अनुभूति का सावधानीपूर्वक अनुभव करता रहा। इसके बाद उसका इरादा बदल गया और प्रकाश पवन तलवार बिजली की एक चांदी जैसी लकीर में बदल गई और बिना किसी के हिलाए अविश्वसनीय रूप से तेज गति से सांप की ओर उड़ गई। वूश! जैसे ही तलवार हवा में उड़ती हुई चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप के सिर की ओर बढ़ी, सांप ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप के प्रतिक्रिया करने से पहले ही हल्की हवा की तलवार उसके मस्तिष्क में गहराई तक घुस गई। तुरंत ही उसके सिर पर एक गहरा घाव हो गया और ताज़ा खून बहने लगा, जिससे सांप का सिर खूनी लाल रंग का हो गया। हालांकि जियान चेन अभी भी हवा में सांप की पूंछ से बंधा हुआ था, लेकिन सांप पर किए गए अपने घाव को देखकर वह बहुत खुश हुआ। सांप की रक्षा की पहली परत को भेदने में सफल होने के कारण जियान चेन के पास सांप का सिर काटकर उसे मारने का मौका था। जियान चेन ने एक बार फिर अपनी आत्मा द्वारा नियंत्रित तलवार तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार सांप पर हमला किया। वूश! जियान चेन के नियंत्रण में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी सफेद बिजली की चमक की तरह प्रतीत हो रही थी, जो बार बार सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक की ओर वार कर रही थी। हालांकि अब वह सांप के शरीर पर ही हमला कर रहा था। चांदी की धारीदार सुनहरे सांप के शरीर में चमकती हुई प्रकाश की एक लकीर के बाद एक और गहरा खून से लथपथ घाव दिखाई दिया। हालांकि यह घाव हल्का नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसने सांप के महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। सांप का हृदय उसके सिर से 7 इंच की दूरी पर स्थित था। हालांकि इस हमले से सांप की त्वचा हृदय के ठीक ऊपर फट गई थी, लेकिन उसकी रक्षा प्रणाली इतनी शक्तिशाली थी कि लाइट विंड स्वॉर्ड हृदय को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अपने हृदय पर हो रहे हमले के निशान को महसूस करते ही सांप और भी बेचैन हो गया। हड़बड़ी में सांप ने अपने शरीर को अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया ताकि वह उस जगह की रक्षा कर सके जिस पर अभी हमला हुआ था। उसी समय जियान चेन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई उसकी पूंछ ढीली पड़ गई और उसे छोड़ दिया। सांप के बंधन से मुक्त होकर जियान चेन जमीन पर कूद पड़ा। उतरते ही जियान चेन के सिर में मतली की एक तीव्र लहर उठी, लेकिन जियान चेन के हौसले ने उसे तुरंत दबा दिया। अपने दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए जियान चेन बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। उसने अपनी बाईं भुजा पर नजर डाली, जिसमें उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। अपने पूरे शरीर की कमजोरी को भांपते हुए जियान चेन का चेहरा बदल गया। अपनी दाहिनी भुजा में अचानक शक्ति का प्रवाह उत्पन्न करते हुए उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और देखा कि उसके शरीर का पूरा हिस्सा दाहिनी भुजा के अंत से लेकर छाती के बाएं हिस्से तक घोर काला हो गया था। ये कालापन उसके पूरे शरीर में भी तेजी से फैल रहा था। कितना जहरीला जहर है! जियान चेन का चेहरा उतर गया। सांप के काटने के बाद से कुछ ही सांसों का समय बीता था, लेकिन इतने कम समय में ही जहर उसके आधे शरीर में फैल चुका था। जहर के इतनी तेजी से फैलने से जियान चेन भयभीत हो गया, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी संत शक्ति भी जहर के फैलाव को रोक नहीं पा रही थी। ये याद रखते हुए कि प्रकाश संत बल विष को दबाने में सक्षम था, जियान चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपने प्रकाश पवन तलवार का उपयोग करते हुए चांदी की धारीदार सुनहरे सांप से लड़ते हुए और खुद पर किसी भी और हमले को रोकते हुए उसने विश्वसार के भीतर से प्रकाश संत बल को तेजी से अपनी ओर एकत्रित करना शुरू कर दिया। जियान चेन के नियंत्रण में प्रकाश संत शक्ति अत्यंत तेजी से जियान चेन के आसपास एकत्रित होने लगी। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर उसके चारों ओर एक धुंधली सफेद चमक दिखाई दी और वह तेजी से बढ़ती गई। कुछ ही पलों में पहले की धुंधली सफेद चमक पूरी तरह से एक तीव्र दूधिया सफेद प्रकाश में बदल गई, जिसने जियान चेन को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक सफेद कोकून में लिपटा हुआ हो, और यद्यपि उससे निकलने वाली चमक तीव्र थी, फिर भी आंखों को कोई कष्ट नहीं हुआ। कोकून के भीतर प्रकाश संत शक्ति एक स्थिर धारा के रूप में जियान चेन के शरीर में प्रवेश करने लगी। तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले विष को अंततः एक अवरोध मिला और उसकी गति बहुत धीमी हो गई। हालांकि यही एकमात्र प्रभाव था। यद्यपि प्रकाश संत शक्ति चमत्कारिक उपचार प्रभाव उत्पन्न कर सकती है और दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली सांपों के विष को आसानी से ठीक कर सकती है, लेकिन चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के विष के लिए ऐसा नहीं था। प्रकाश संत शक्ति केवल एक अस्थायी दमनकारी प्रभाव ही उत्पन्न कर सकती थी। कोकून के दूसरी ओर लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी जैसी चमक में बदल गई, जो सांप के चारों ओर अनंत रूप से घूमती रही, जिससे हवा में एक चांदी जैसा सफेद घेरा बन गया। उस घेरे में फंसा हुआ सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक अपने शरीर के घायल हिस्से को बचाते हुए उसे बिना दिखाए सतर्कता से उस रोशनी को देखता रहा। अब तक सांप को भी एहसास हो चुका था कि उसकी जान को गंभीर खतरा है। वूश! तेज हवा की तलवार कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ सांप के चारों ओर घूमी। पलक झपकते ही तलवार ने सांप के सिर पर वार कर दिया। जियान चेन की आत्मा के नियंत्रण में लाइट विंड स्वॉर्ड की गति इतनी तीव्र थी कि जियान चेन द्वारा स्वयं चलाने की तुलना में कई गुना अधिक तेज। सांप के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तलवार ने उसके सिर को एक बार फिर भेद दिया। फुफकार! तेज दर्द महसूस करते हुए सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक दर्द से कराहने लगा और उसकी दोमुही जीभ फड़फड़ाने लगी। अंत में उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसमें से जहर का गाढ़ा भूरा धुआं निकलने लगा। ये धुआं तेजी से आसपास के वातावरण में फैल गया। देखते ही देखते पेड़ पौधे तेजी से मुरझाने लगे। यहाँ तक कि पास के वे पेड़ भी, जिनमें भरपूर जीवन शक्ति थी, इस जहर का सामना नहीं कर सके। वे सूख गए और उनके हरे भरे पत्ते नारंगी रंग के होकर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे, मानो पतझड़ का मौसम हो। जैसे ही जहरीला कोहरा आसपास के क्षेत्र की हवा में फैल गया और वातावरण में बिखर गया, पहले हरे भरे और घने पेड़ कोहरे के संपर्क में आते ही मुरझाने और सूखने लगे।
जब विषैली धुंध पहली बार दिखाई दी तो जियान चेन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली, क्योंकि दूधिया सफेद कोकून तेजी से गायब हो गया। हल्की संत शक्ति से भी इस अत्यंत खतरनाक सांप के जहर का इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए जियान चेन इस धुंध से बहुत डरा हुआ था। अपने विषैले कोहरे का सहारा लेकर चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप हरकत में आया, लेकिन तुरंत ही वह पीछे की ओर सरक कर भाग निकला। अपने नाम मात्र से ही भय फैलाने वाला ये कुख्यात सांप प्रकाश पवन तलवार की गति को देखकर भयभीत हो रहा था, क्योंकि वह तलवार की गति का पीछा नहीं कर पा रहा था। इस जानलेवा स्थिति में चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप ने जियान चेन का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया था। सांप को भागने की कोशिश करते देख जियान चेन चिंतित हो गया। बिना किसी झिझक के उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को आदेश दिया कि वह जितनी तेजी से हो सके उसका पीछा करे। पहले के विष से प्रभावित होने के कारण उसे ठीक होने के लिए निश्चित रूप से सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक के रक्त की आवश्यकता थी। अन्यथा भले ही वह विष के फैलाव को रोकने के लिए प्रकाश संत शक्ति का उपयोग करता, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश संत शक्ति केवल एक अस्थायी उपाय थी। इसके अलावा प्रकाश संत शक्ति को एकत्रित करने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च होती थी, इसलिए जियान चेन इसे हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता था। प्रकाश की एक विशाल किरण के रूप में लाइट विंड स्वॉर्ड जंगलों से होकर गुजरी। पलक झपकते ही वह सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक तक पहुंच गई और उसके हृदय के निकट उसके शरीर में वार कर दिया। लाइट विंड स्वॉर्ड की तीव्र गति के सामने सांप को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तलवार आसानी से उसके पेट के निचले हिस्से को भेदते हुए उसके हृदय तक पहुंच गई। जब तलवार उसके हृदय में धंस गई तो चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप अंतिम बार बुरी तरह कांप उठा और फिर ठिठकते हुए रुक गया। आकाश को कंपाने वाली एक भयानक फुफकार के साथ वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। फू! जियान चेन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसका दिल जो पहले धड़क रहा था आखिरकार शांत हो गया, क्योंकि जियान चेन ने आखिरकार उसकी जान बचा ली थी। तेज धातुई ध्वनि सुनाई दी जब प्रकाश पवन तलवार चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप के शरीर से निकली और आकाश में चारों ओर उड़ने लगी। फिर वह जियान चेन की ओर चमकी और उसके दाहिने हाथ में वापस आ गई। उसके हाथ में तलवार देखकर जियान चेन ने अपने दिल में उमड़ रही खुशी को दबा लिया। वह तुरंत सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक के शरीर की ओर दौड़ा। उसे अपने शरीर से विषैले तत्वों को निकालने के लिए उसका खून पीना था। उसे यह अभी करना था क्योंकि जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में हर पल की देरी से खतरा और भी बढ़ जाता था। लगभग 50 मीटर लंबे सांप के शव की ओर लड़खड़ाते हुए चलते हुए जियान चेन घुटनों के बल बैठ गया। सांप के शरीर के खून बहते हुए हिस्से को पकड़कर अपने मुंह के पास लाया और बिना किसी झिझक के खून चूसने लगा। वुडोंग वुडोंग। बिना रुके जियान चेन लगातार बड़े बड़े घूंटों में सांप का खून पीता रहा। पेट में जाते ही उसे सांप के खून की विशेष ऊर्जा का स्पष्ट एहसास हो रहा था। जहां भी यह खून पहुंचता वहां धीरे धीरे फैल रहा जहर तुरंत कम होने लगता, क्योंकि खून तेजी से जहर को बेअसर करके उसे ठीक कर देता था। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए जियान चेन ने सांप का खून और भी अधिक मात्रा में और तेजी से पीना शुरू कर दिया, मानो वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो जिससे उसका मन कभी नहीं भरता। अध्याय 92 दुर्भाग्य। जब तक जियान चेन चांदी की धारीदार सुनहरे सांप के ताजे खून से पूरी तरह तृप्त नहीं हो गया और सांप के खून की एक बूंद भी पीने में असमर्थ हो गया, तब तक उसने अंततः खून पीना बंद कर दिया। जियान चेन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और राहत भरी आवाज निकाली, फिर हौंकते हुए सांस ली। उसके शरीर के भीतर सांप के खून से उत्पन्न भारी मात्रा में ऊर्जा उसके पेट में जमा हो गई थी। अंततः यह ऊर्जा अत्यंत धीमी गति से उसकी नसों में समाहित होने लगी और शरीर द्वारा अवशोषित हो गई। उसी समय उसके शरीर के बाएं हिस्से, जिसमें उसका कंधा भी शामिल था, जहां जहर फैला था, वहां की पहले काली त्वचा का रंग तेजी से फीका पड़ने लगा और सामान्य रंग में वापस लौटने लगा। हालांकि सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक के जहर की विषाक्तता अतुलनीय रूप से मजबूत थी, लेकिन केवल सांप के रक्त से ही इसका इलाज संभव था और यह विषण प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र थी। कुछ ही समय बाद जियान चेन के शरीर से सारा जहर पूरी तरह से निकल गया। उसके कंधे पर शुरुआती 2 काटने के निशानों को छोड़कर उसके शरीर की त्वचा का रंग सामान्य हो गया था। अपने शरीर को फिर से स्वस्थ देखकर जियान चेन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप से लड़ते हुए अंतिम क्षण में वह उसे सफलतापूर्वक मार गिराने में कामयाब रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो भले ही उसके पास विष के फैलाव को अस्थायी रूप से रोकने के लिए प्रकाश संत शक्ति होती, वह 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाता। आखिरकार वह प्रकाश संत शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अपनी आत्मा का उपयोग करने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती थी। धीरे धीरे दोनों पैरों पर खड़े होकर जियान चेन ने अपने सामने जमीन पर पड़े सुनहरे रंग के सांप को बड़े उत्साह से देखा। तियान युआन महाद्वीप पर सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक की आबादी 3 अंकों से भी कम थी, इसलिए इसे एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति कहा जा सकता है। इसके अलावा सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का शरीर अत्यंत मूल्यवान था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जहर की तीव्रता तो बेजोड़ थी ही, साथ ही इसका पूरा शरीर भी अनमोल था। कहा जाता था कि सांप का मांस न केवल जहर से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, बल्कि शरीर को भी मजबूत करता है। हालांकि यह सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक की रक्षा शक्ति जितना शक्तिशाली तो नहीं होगा, फिर भी इससे व्यक्ति पहले से कहीं अधिक ताकतवर बन जाएगा। चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का पित्त एक अत्यंत उच्च श्रेणी का औषधीय तत्व माना जाता था, जिसे विशेष विधि से चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के रक्त के साथ मिलाकर परिष्कृत करने पर विष प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि हजारों प्रकार के विषों से प्रतिरक्षित शरीर बनाना भी संभव था, बशर्ते विष की विषाक्तता चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप या किसी अन्य उतने ही शक्तिशाली सांप से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में 10,000 विष प्रतिरोधक क्षमता के लिए कोई भी विष खतरा नहीं बन सकता था। सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक के दांतों को संश्लेषित करके एक अत्यंत भयानक घातक हथियार बनाया जा सकता था। जन्म से ही ये दांत दिन रात घातक विष में भीगे रहते थे, यहाँ तक कि इनकी मूल गुणवत्ता धीरे धीरे विकसित हो गई थी।
इस अवस्था तक विष दांतों में पूरी तरह समा चुका था, जिसे निकालना असंभव था, और इन दांतों के एक ही प्रहार से किसी भी शत्रु के शरीर में सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का विष समा जाता था। यदि विषरोधी के रूप में सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का रक्त उपलब्ध न हो तो विष से ग्रसित व्यक्ति का एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होता था। इस प्रकार का विष स्वर्ग संत गुरुओं को भी विषैला कर सकता था। बेशक इस खास चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का जहर इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी स्वर्ग संत गुरु को पल भर में मार सके, लेकिन इतना शक्तिशाली जरूर था कि वे इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते थे। अगर उन्हें सांप का खून यानी विषनाशक नहीं मिलता तो अंततः वे इसी जहर से मर जाते। हालांकि इसका जहर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसकी विषाक्तता सीधे तौर पर सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक की ताकत से जुड़ी हुई थी। सांप जितना ताकतवर होता था उसका जहर उतना ही शक्तिशाली होता था। यदि कोई सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक छठे दर्जे के जादुई जीव के बराबर ताकतवर हो जाए तो उसका जहर निश्चित रूप से किसी स्वर्ग संत गुरु को पल भर में मार सकता है। सांप की खाल न केवल मुलायम थी बल्कि बेहद टिकाऊ भी थी, जिससे कवच बनाने में यह एक अत्यंत मूल्यवान सामग्री बन जाती थी। इसी वजह से इसका मूल्य बहुत अधिक था और विष की थैली को अनमोल माना जाता था। इस विष को सही ढंग से परिष्कृत करने पर यह गंधहीन और रंगहीन विष बन जाता था, जो किसी भी प्रकार के विष का पता लगाने वाले तंत्र या मानव इंद्रियों को चकमा दे सकता था। इस विष से स्वर्ग के संत गुरुओं के लिए भी मृत्यु से बचना मुश्किल होता था, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का रक्त था। सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का जहर कई बार बाजार में आया, लेकिन हर बार जब यह आया तो विशेष उद्देश्यों वाले लोगों ने इसे खरीदने के लिए बहुत ऊंची कीमतें चुकाईं। किताबों में चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप से मिलने वाली विभिन्न सामग्रियों के बारे में पढ़ी जानकारी को याद करते हुए जियान चेन उत्साह से भर उठा। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से यह उसका सबसे बड़ा लाभ था। जियान चेन को विशेष रूप से अधिकांश विषयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता से आकर्षित किया। बिना किसी झिझक के जियान चेन ने चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। इस शव के मामले में वह निश्चित रूप से इसे अन्य जादुई जीवों की तरह अनदेखा नहीं करने वाला था। कुछ ऊर्जा खर्च करने के बाद जियान चेन ने आखिरकार सांप के शेष शरीर को घनी घास से बाहर खींचकर एक जगह ढेर कर दिया। तब जाकर जियान चेन को एहसास हुआ कि यह चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप वास्तव में 70 मीटर लंबा था। सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक की ताकत का अंदाजा उसकी लंबाई से लगाया जा सकता था। क्लास 1 का सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक कम से कम 20 मीटर लंबा होता था। हर क्लास बढ़ने के साथ इसकी लंबाई 20 मीटर बढ़ती जाती थी और क्लास 5 में यह अधिकतम 100 मीटर तक पहुंच जाता था। क्लास 6 या उससे ऊपर के सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक अपने शरीर के आकार को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए उनकी लंबाई के आधार पर उनकी ताकत का अंदाजा लगाना बेकार था। इस सांप की लंबाई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह चौथे दर्जे में पहुंचने ही वाला हो। जियान चेन ने अपने गले में बंधी अंतरिक्ष अंगूठी निकाली, जो उसके पिता ने चांग्यांग हवेली से जाते समय उसे दी थी। अंतरिक्ष अंगूठी का भीतरी भाग अंतरिक्ष बेल्ट की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। अगर उसे इस 70 मीटर लंबे सांप को ले जाना था तो एकमात्र उपाय यही था कि वह अंतरिक्ष अंगूठी में ही उसे समाहित कर ले। अंतरिक्ष बेल्ट के छोटे से आंतरिक स्थान में शरीर को समाहित करना असंभव था। लेकिन अगर जियान चेन 70 मीटर लंबे सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक को अपने स्पेस रिंग के अंदर रखना चाहता था तो यह आसान काम नहीं था। जैसे ही वह शुरू करने वाला था, अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने अपना सिर तेजी से घुमा लिया। जियान चेन जिस ओर देख रहा था, उसने झाड़ियों के बीच से कुछ लोगों की परछाइयों को निकलते हुए देखा। जैसे ही जियान चेन ने उन्हें देखा, उसी समय उन्होंने भी जियान चेन के अस्तित्व को जान लिया। कितनी बुरी किस्मत है, जियान चेन ने गुस्से में बड़बड़ाया। उसे डर था कि अब उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वहां कुल 20 लोग थे जो अपने पहनावे से भाड़े के सैनिक लग रहे थे। जियान चेन को देखते ही वे सभी भाड़े के सैनिक थोड़े अचंभित रह गए। जियान चेन से उनका सामना होना स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित था। हालांकि तुरंत बाद उनकी निगाहें चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप के कुंडली मारे हुए शरीर पर टिक गईं। अन्य भाड़े के सैनिकों के आगे आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी चल रहा था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष लग रही थी। जब उसकी नज़र चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप पर पड़ी तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे पता चला कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। फिर मानो कुछ याद आने पर उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। पल भर में उसके पूरे चेहरे पर अत्यधिक खुशी छा गई, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। उसने जियान चेन के पीछे सांप के शरीर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वह चिल्लाया, चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप! ये सचमुच चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप है। भाड़े के सैनिक के शब्दों ने उसके पीछे खड़े सभी भाड़े के सैनिकों को स्तब्ध कर दिया, मानो उन्होंने पहले कभी ऐसे जादुई जीव के बारे में सुना ही न हो। कुछ ही देर बाद चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप से जुड़ी उनकी यादें ताज़ा हो गईं, जिससे उनके चेहरे एक एक करके बदल गए। जियान चेन के पीछे पड़े सांप के शव को देखकर उनके चेहरे आश्चर्य और संदेह से भर गए और उन्होंने उसका जायजा लिया। करीब से देखने पर उनके मन में हैरानी की चीखें गूंज उठी, जिन्हें वे रोक नहीं पाए। तो क्या ये सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक है? ये सचमुच सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा अफवाहों में इसका वर्णन किया गया है। मुझे नहीं लगा था कि हमें यहाँ सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक देखने को मिलेगा। हम तो बड़े अमीर हैं। डॉट 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 डॉट। चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप को देखकर भाड़े के सैनिकों की आंखें लाल हो उठी और उनके मुंह से तरह तरह के आश्चर्य भरे शब्द निकलने लगे। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। जियान चेन ने गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने अहम मौके पर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होगी। ये तो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। अफसोस की बात है कि किस्मत ने उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। अपने स्पेस रिंग को झट से छुपाते हुए उसके हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड की चांदी जैसी चमक एक बार फिर प्रकट हुई। बिना किसी झिझक के वह भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर तेजी से बढ़ते हुए पलक झपकते ही गायब हो गया।
उसके सामने खड़े लोग चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप को पहचान चुके थे और उसकी अहमियत भी समझ चुके थे। आगे सोचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जियान चेन जानता था कि ये भाड़े के सैनिक किसी भी तरह से उसका शरीर उससे छीनने की कोशिश करेंगे। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। जियान चेन ने पलक झपकते ही उनके बीच की 30 मीटर की दूरी तय कर ली और तुरंत ही लाइट विंड स्वॉर्ड से वार किया। तुम आ गए। अच्छा, नेता, जो अधेड़ उम्र का था, बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और होश में आ गया। उसकी पिछली खुशी की जगह अब एक ठंडा भाव आ गया। उसने जियान चेन को घूरते हुए ताना मारा और अपने हाथ में एक बड़ी तलवार बुला ली। एक ही झटके में उसने हमलावर जियान चेन पर वार कर दिया। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तलवार जियान चेन को लगने ही वाली थी, जियान चेन ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। उसने तलवार से बचते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चारों ओर घूमकर उसके ठीक पीछे खड़े भाड़े के सैनिकों के समूह पर हमला कर दिया। अध्याय 93, हत्या द्वारा चुप कराना। जियान चेन को इतनी तेज गति से अपनी ओर आते देख सभी भाड़े के सैनिक होश में आ गए और उस पर हमला करने की तैयारी में अपने पवित्र हथियारों को बुला लिया। जियान चेन उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए सीधे वार सहने के बजाय उसने उनके हमलों से बचते हुए तेजी से उनके बगल में जाकर वार किया। पलक झपकते ही उसकी तलवार ने 2 भाड़े के सैनिकों की गर्दन काट दी। जैसे ही चांदी जैसी रोशनी गायब हुई, दोनों भाड़े के सैनिक अकड़ गए और उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उनकी गर्दन से खून की एक धीमी धार बहने लगी, जिसे सबने देखा। अगले ही पल उनके घावों से खून अचानक तेजी से बहने लगा और उनके शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। बिना गति धीमी किए जियान चेन दोनों मृत शरीरों को पार करते हुए पलक झपकते ही सबसे पीछे वाले भाड़े के सैनिकों की ओर दौड़ पड़ा। ये समूह के सबसे कमजोर सैनिक थे और इसीलिए जियान चेन ने इन्हें सबसे पहले निशाना बनाया। हालांकि कुल मिलाकर लगभग 20 भाड़े के सैनिक थे, लेकिन उनमें से अधिकतर संत और महान संत ही थे। केवल पहला अधेड़ व्यक्ति और एक अन्य ही संत गुरु थे। प्रोफाउंड स्टेप्स का उपयोग करते हुए जियान चेन तुरंत समूह के पीछे प्रकट हुआ। उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड चमक उठी और भाड़े के सैनिक उसकी तलवार के वार से एक के बाद एक गिरते चले गए। केवल संत स्तर के भाड़े के सैनिक इतने तेज हमले के सामने कुछ भी करने में असमर्थ थे। चूंकि वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे, इसलिए उनके लिए प्रतिरोध करना असंभव था। एक पल में ही संत स्तर के लगभग सभी भाड़े के सैनिक जियान चेन की तलवार से मारे जा चुके थे। बचे हुए महान संत स्तर या उससे ऊपर के लोग जियान चेन से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर चुके थे। सभी कमजोर संतों को मारने के बाद भी जियान चेन जरा भी नहीं रुका। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की बिजली की तरह चमक उठी और उसने अपने बगल में खड़े महान संत भाड़े के सैनिकों में से एक पर वार किया। अपने ऊपर इतना तेज हमला देखकर भाड़े के सैनिक का चेहरा तुरंत बदल गया। बचने का समय न होने के कारण वह हताशा में अपनी कुल्हाड़ी को अपने सामने फेंक बैठा। लेकिन जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड एक विषैले सांप की तरह थी। एक ही झटके में उसका निशाना अचानक नीचे की ओर मुड़ गया और भाड़े के सैनिक के गले से हटकर उसके दिल पर जा लगा। पफ! इस बार महान संत भाड़े का सैनिक प्रतिक्रिया नहीं दे सका। प्रकाश पवन तलवार की चांदी जैसी लकीर उस आदमी की छाती के बाईं ओर गहराई से धंस गई, सीधे उसके दिल को भेदते हुए। जितनी तेजी से तलवार अंदर गई थी, उतनी ही तेजी से उसे उस आदमी की छाती से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद जियान चेन ने आगे बढ़कर अन्य भाड़े के सैनिकों पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने इतनी जल्दी मरते देख बचे हुए भाड़े के सैनिक क्रोध और सदमे दोनों में चिल्ला उठे। हरामखोर, जाकर मर जा, हमारे साथियों की जान वापस लौटाओ। बचे हुए सभी महान संत भाड़े के सैनिक एक साथ एकजुट हो गए और उन्होंने अपने संत हथियार उठाकर जियान चेन पर विभिन्न दिशाओं से हमला किया और जियान चेन के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया। जियान चेन ने हल्के से व्यंग्य का भाव दिखाया और फिर अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि पीछे एक चांदी की अर्धचंद्राकार लकीर बन गई। बिजली की तरह तलवार ने दूसरे महान संतों को भेद दिया। डिंग डिंग डिंग! उस क्षण भर में जियान चेन की तलवार ने तेजी से 3 भाड़े के सैनिकों के पवित्र हथियारों पर सीधा प्रहार किया। हर प्रहार के साथ एक धातुई ध्वनि गूंजी, लेकिन जियान चेन ने इतनी तेजी से वार किया था कि अलग अलग हथियारों में अंतर करना मुश्किल था, क्योंकि ध्वनि एक ही जोरदार टक्कर जैसी थी। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने संपर्क साधा, भाड़े के सैनिकों के सेंट वेपन्स के माध्यम से भारी मात्रा में बल वापस संचारित हो गया। उन्हें वापस मिल रही प्रतिक्रिया को महसूस करते ही भाड़े के सैनिकों के चेहरे बदल गए। अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठे और वे कुछ कदम पीछे हट गए। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी पतली तलवार में इतनी शक्ति होगी, जो निश्चित रूप से किसी अन्य तलवार से कम नहीं होगी। उस क्षण प्रकाश की चमक घातक इरादे से तेज थी। अस्थायी लकवाग्रस्त लोगों द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए जियान चेन स्थिर खड़े भाड़े के सैनिक के पास पहुंचा। लाइट विंड स्वॉर्ड तलवार ऊर्जा की एक घनी परत से ढक गई और तेजी से भाड़े के सैनिक की गर्दन की ओर बढ़ी। इतनी तेज तलवार के सामने भाड़े का सैनिक संभल भी नहीं पाया और किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर सका। अपने अंतिम क्षणों में उसने देखा कि लाइट विंड स्वॉर्ड उसके गले को बुरी तरह से भेद चुकी है, जिससे उसके चेहरे पर सदमे और क्रोध के भाव उभर आए। जैसे ही तलवार शरीर के आर पार होकर घाव से बाहर निकली, अचानक ताज़ा खून फूट पड़ा और जियान चेन पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। ठीक उसी क्षण पीछे से एक तेज आंधी ने जियान चेन पर हमला किया। जियान चेन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत उस भाड़े के सैनिक की गर्दन से अपनी तलवार निकाल ली, जिसे उसने अभी अभी मारा था। जियान चेन ने अपनी तलवार की शक्ति से परिपूर्ण हल्की हवा वाली तलवार को घुमाया और चांदी सफेद बिजली की तरह तेजी से अपनी तलवार को पीछे की ओर धकेल दिया। क्लैंग! उंगलियों के बराबर चौड़ी 2 तलवारें हवा में 3 इंच चौड़ी ब्लेड से टकराईं। कोई भी पवित्र हथियार दूसरे को पीछे नहीं धकेल सका और दोनों एक तरह से गतिरोध की स्थिति में फंस गए। हालांकि किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि तलवारों के टकराने के क्षण के बाद जियान चेन का दाहिना हाथ 2 बार काम गया था। जियान चेन की निगाहें ऊपर की ओर उठीं और उसने विशाल तलवार के स्वामी को ठंडे स्वर में देखा।
ये वही अधेड़ उम्र का भाड़े का सैनिक था जिसने पहले बात की थी। वह व्यक्ति उसे बेहद उदास चेहरे से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा भरा हुआ था। हाँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। उसका बायां हाथ मुट्ठी में बंद हो गया और उसने उसे जियान चेन की ओर बढ़ाया, जिससे एक तेज ठंडी हवा उसके साथ आई। जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की मजबूत मुट्ठी के सामने वह भागेगा नहीं, बल्कि जियान चेन निडर होकर अपनी मुट्ठी उठाएगा। टकराना। दोनों मुट्ठियां जोरदार धमाके के साथ आपस में टकराईं। टक्कर के क्षण ही दोनों के बीच से एक शक्तिशाली आघात तरंग निकली और चारों दिशाओं में सब कुछ प्रभावित कर दिया। इस लगभग अदृश्य शक्ति के बल पर आसपास के पेड़ हिलने लगे, यहाँ तक कि पास की कुछ घास फूस भी तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। दोनों योद्धाओं के प्रहारों की तीव्रता से इतना जोरदार कंपन हुआ कि उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। अंत में 10 मीटर की दूरी पर योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा करते हुए आगे पीछे डगमगा रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियान चेन को तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, युवक, तुम काफी तेज हो, मुझे तुम्हें निपटाने में बहुत आनंद आएगा। बचे हुए महान संत भाड़े के सैनिक उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे इकट्ठा होने लगे। उनमें से प्रत्येक ने गुस्से भरी निगाहों से जियान चेन पर गुर्राया। जियान चेन ने बिना कुछ कहे भाड़े के सैनिकों के समूह को ठंडी निगाहों से घूरा। चूंकि अब उन्हें चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के बारे में पता चल चुका था, इसलिए जियान चेन के पास उन्हें चुप कराने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने पिछले जीवन के अनुभवों से जियान चेन कोई अनुभवहीन नौजवान नहीं था। वह जानता था कि अगर चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के बारे में खबर फैल गई तो उसके लिए अनगिनत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वह सांप मुनाफे का एक बहुत ही कीमती स्रोत था। कई बड़े धनी कुल चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को पाने के लिए युद्ध छेड़ देते थे। अगर उसका सामना उन कुलों से हुआ तो ये हुआयुन संप्रदाय के साथ उसकी मौजूदा परेशानियों से भी बदतर होगा, इसलिए जियान चेन हर कीमत पर इसे बचना चाहता था। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर जियान चेन अफवाहों को फैलने से पहले ही रोकने के लिए इन भाड़े के सैनिकों को मारना चाहता था। उस समूह में अधेड़ उम्र के संत गुरु के अलावा केवल 11 भाड़े के सैनिक बचे थे। एक और व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, उसकी भी संत गुरु के समान ही शक्ति थी। इस भाड़े के सैनिकों के समूह में केवल वही 30 वर्षीय व्यक्ति और अधेड़ उम्र का व्यक्ति ही जियान चेन को चुनौती दे सकते थे। जियान चेन को चुप देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से कहा, मेरे साथियों, मेरे साथ हमला करो। अगर हम उसे मार गिराते हैं तो न केवल हमारे मृत साथियों का बदला पूरा होगा, बल्कि वह चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप भी हमारा हो जाएगा। अगर हम उस चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को हासिल कर लेते हैं तो हमें लाभ कमाने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जियान चेन की ओर दौड़ा और बाकी भाड़े के सैनिक उसके ठीक पीछे पीछे चलने लगे। जियान चेन ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हृदय में व्याप्त युद्ध भावना अनायास ही चरम पर पहुंच गई थी। उसने प्रकाश पवन तलवार उठाए और अपने गहन चरणों को सक्रिय करते हुए भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर उड़ान भरी। हाँ, जियान चेन को आक्रमण करते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। उसने अपनी विशाल तलवार को हवा में ऊपर उठाया, मानो बाद में जियान चेन का सिर 2 टुकड़ों में काटने की तैयारी कर रहा हो। जियान चेन ने एक बार फिर तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था। अपना रास्ता बदलते हुए वह उस व्यक्ति के पास से सरक कर निकल गया और कमजोर भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को पहले भी इसी रणनीति से हार का सामना करना पड़ा था। उसने केवल इतना देखा कि विशाल तलवार ने अचानक हवा में अपना कोण बदल लिया और केवल बल प्रयोग से अपना रास्ता बदल लिया। इसके बाद विशाल तलवार जियान चेन के पीछे पीछे चली, उसकी परछाई को पार करते हुए जियान चेन की ओर क्षैतिज रूप से वार करने लगी। वह विशाल तलवार निस्संदेह बहुत तेज थी। जैसे ही वह जियान चेन की पीठ की ओर बढ़ी, अपने साथ हवा का एक तेज झोंका लेकर आई, जिसने बिना किसी रुकावट के तुरंत जियान चेन की कमर को काट दिया। लेकिन अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय जैसे ही उसने देखा कि जियान चेन का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है, उसकी निगाहें और भी कठोर हो गईं। आईने की छवि। वह गुर्राया। अध्याय 94, सभी का विनाश। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की विशाल तलवार से बचते हुए जियान चेन अपनी हल्की हवा की तलवार लेकर अन्य भाड़े के सैनिकों के सामने प्रकट हुआ और लगातार कई बार वार किया। उसी समय भाड़े के सैनिकों ने भी बारी बारी से अपने पवित्र हथियार उठाकर उस पर प्रहार किया। डिंग डिंग डिंग, अनेक हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई दी। पलक झपकते ही जियान चेन ने अकल्पनीय गति से दर्जनों वार किए, जिससे भाड़े के सैनिकों द्वारा उस पर चलाए जा रहे पवित्र हथियार अपनी मूल दिशा से भटक गए। इसके बाद जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में मौजूद प्रकाश पवन तलवार से एक स्पष्ट तलवार की चमक निकाली। भाड़े के सैनिकों द्वारा अपने पवित्र हथियारों को वापस नियंत्रण में लाने के प्रयास का लाभ उठाते हुए प्रकाश पवन तलवार एक बार फिर दर्जनों चांदी जैसी सफेद चमक में परिवर्तित हो गई, जो बाहर की ओर फैल गई। पीएफ पीएफ पीएफ। उस क्षण भर में जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार ने 3 बार वार किया और हर वार 3 अलग अलग भाड़े के सैनिकों के गले पर सटीक लगा। उनके शरीर तुरंत अकड़ गए और उनके गले से खून बहने लगा, जिससे उनकी गर्दनें लाल हो गईं। धीरे धीरे उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। उसी क्षण एक तीव्र ध्वनि हवा में गूंज उठी, जो एक तरफ से आती हुई प्रतीत हुई। अचानक कहीं से प्रकट हुई इस शक्ति को भांपते हुए जियान चेन तुरंत मुड़ा और 2 मीटर एक तरफ खिसक गया। लेकिन इससे पहले कि जियान चेन सुरक्षित रूप से एक तरफ पहुंच पाता, हवा का एक और झोंका जियान चेन की ओर आया और पलक झपकते ही उसके ठीक सामने आकर रुक गया। जियान चेन के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला और उसने सामने से हो रहे हमले को रोकने के लिए अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। क्लैंग, एक विशाल तलवार ने जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जियान चेन अनियंत्रित होकर कई मीटर पीछे की ओर उड़ गया।
वूश, जैसे ही जियान चेन हवा में उड़ा, एक लंबा चांदी का भाला कान फाड़ने वाली सीटी के साथ जियान चेन के दिल का पीछा करने लगा। चांदी के भाले में अपार संत शक्ति का एहसास करते हुए जियान चेन गंभीर हो गया जब उसने देखा कि दूसरे संत गुरु ने आखिरकार कार्रवाई की है। जियान चेन ने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे एक गहरा पदचिह्न बन गया, क्योंकि उसने अपने शरीर को लगातार पीछे हटने से रोकने के लिए बलपूर्वक प्रयास किया। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने निर्भीक होकर अपने सामने मौजूद भाले पर अपनी हल्की हवा की तलवार से वार किया। डिंग, लाइट विंड स्वॉर्ड और भाले की नोकें हवा में ही आपस में टकरा गईं। ये देखकर जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसकी तलवार से तीव्र तलवार ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा भाले के माध्यम से 30 वर्षीय व्यक्ति की ओर प्रवाहित हुई। जियान चेन की योजना को भांपते हुए 30 वर्षीय व्यक्ति ने उपहास किया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से अपार संत शक्ति का प्रवाह हुआ और वह भाले के साथ साथ प्रकाश पवन तलवार की ओर बढ़ने लगी। इसने भाले में मौजूद जियान चेन की तलवार ऊर्जा को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद दौड़ते हुए जंगली घोड़े की तरह गतिमान संत शक्ति के प्रवाह से टकराने के कारण तलवार ऊर्जा क्षण भर के लिए रुक गई। इससे उसकी गति धीमी हो गई। जियान चेन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और उसने उस व्यक्ति से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। तुरंत ही तलवार की तीव्र ऊर्जा बाहर की ओर निकली और निर्भीक होकर दूसरे व्यक्ति की संत शक्ति से टकरा गई। टकराना, जैसे ही जियान चेन की अनूठी तलवार ऊर्जा दूसरे भाड़े के सैनिक की संत शक्ति से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। इस संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई और टकराने वाले संत हथियार इसका केंद्र बन गए। झटके की वजह से दोनों लड़ाके पीछे की ओर गिर पड़े। हर कदम पर भाड़े के सैनिक के पैर जमीन पर जोर से पड़ते जा रहे थे, जिससे उनके पैरों के निशान गहरे होते जा रहे थे। लेकिन जियान चेन का शरीर बेजोड़ फुर्तीला लग रहा था। जैसे ही उसके पैर की उंगलियां जमीन से छुईं, वह एक पल के लिए लड़खड़ाया, लेकिन फिर झट से पीछे की ओर गिरने के झटके को संभाल लिया। हालांकि जैसे ही जियान चेन ने अपने शरीर को स्थिर किया, उसके पीछे से एक भयंकर शक्ति आई और पलक झपकते ही उसके शरीर की ओर बढ़ गई। जियान चेन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उस भाड़े के सैनिक से हुई मुठभेड़ में ही उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। इस समय उसमें कुछ शक्ति की कमी थी और वह पीछे से आ रहे अत्यंत शक्तिशाली संत गुरु के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त संत शक्ति एकत्रित नहीं कर पा रहा था। हताशा में जियान चेन बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी उस विशाल तलवार ने उसकी पीठ पर इतना गहरा घाव कर दिया कि हड्डी तक दिखाई दे रही थी। हाँ, ये देखकर कि अब उसका पलड़ा भारी है, उसने एक बार फिर निर्दयता से अपनी तलवार उठाई और जियान चेन पर वार किया। अपनी पीठ में तेज जलन महसूस करते हुए जियान चेन ने अपने होंठ काट लिए और उसका बायां हाथ जमीन पर जा लगा। उसका पूरा शरीर तुरंत ऊपर की ओर उछल गया। फिर उसका शरीर थोड़ा सा एक तरफ मुड़ा और बाल बाल उस आदमी के दूसरे तलवार के वार से बच गया। हालांकि उसकी हल्की हवा वाली तलवार बिजली की तरह चमकी और अत्यंत तीव्र गति से उस बूढ़े भाड़े के सैनिक की ओर बढ़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने अभी अभी अपना पवित्र हथियार चलाया था, इसलिए अब उसे वापस खींचकर खुद का बचाव करना बहुत देर हो चुकी थी। मजबूरी में उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया ताकि गले की ओर आती तलवार से बच सके। हालांकि घातक वार से बचने के बावजूद तलवार ने उसकी गर्दन पर एक छोटा सा घाव कर दिया था, जिससे खून रिस रहा था। एक क्रूर मुस्कान के साथ जियान चेन ने अपनी कलाई को मोड़कर अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को दूसरे आदमी की गर्दन पर एक बार फिर से हमला करने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि वह आदमी कोई प्रतिक्रिया कर पाता। जैसे ही चांदी की प्रकाश पवन तलवार उस व्यक्ति की गर्दन पर चमकी, उसका चेहरा अकड़ गया और उसकी गर्दन से खून छोटी छोटी लहरों में बहने लगा। तुम अविश्वास से जियान चेन को देखते हुए उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, उंगली धीरे धीरे कांप रही थी और उसने जियान चेन की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन गर्दन पर लगे घाव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अंत में वह आदमी बिना कुछ कहे जमीन पर गिर पड़ा। मृत व्यक्ति को देखकर बचे हुए भाड़े के सैनिक बेहद स्तब्ध रह गए। वे अत्यंत भय के भाव से जियान चेन की ओर देखने लगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मारने के बाद जियान चेन ने बाकी भाड़े के सैनिकों को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। अपनी हल्की हवा की तलवार लेकर वह बचे हुए लोगों की ओर दौड़ने लगा। जियान चेन को पास आते देख बचा हुआ इकलौता संत मास्टर भाड़े का सैनिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। एक ही बार में उसका लंबा भला तुरंत गायब हो गया और फिर एक धुंधली सी रोशनी के साथ जियान चेन की ओर प्रकट हुआ। अन्य महान संत भाड़े के सैनिक अधेड़ उम्र के संत गुरु की मृत्यु से भयभीत हो गए थे और आगे बढ़ने से डर रहे थे। उनके मन में पीछे हटने का विचार पहले ही घर कर चुका था। यदि वह दूसरा संत गुरु स्तर का भाड़े का सैनिक न होता तो वे बहुत पहले ही भाग चुके होते। डिंग डिंग डिंग, जंगल में जोरदार टक्करों की आवाज गूंज उठी जब जियान चेन और 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से एक दूसरे पर वार किए। अब बाहरी हस्तक्षेप न होने के कारण जियान चेन की तलवार की शक्ति ने उसे तुरंत लाभ उठाने में मदद की और दूसरे को पूरी तरह से पछाड़ दिया। देखते ही देखते युवक को रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ा। जियान चेन की तलवारबाजी इतनी तेज थी कि 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह जियान चेन की हरकतों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना बचाव करता रहा। उसे डर था कि अगर उसने हमला करने की कोशिश की तो जियान चेन उस पल का फायदा उठाकर उसे मार डालेगा, इससे पहले कि वह हमला पूरा कर पाए। इतना ही नहीं, जियान चेन उससे बहुत करीब से लड़ रहा था। 30 वर्षीय भाड़े का सैनिक इतनी कम दूरी पर अपने लंबे भले की असली ताकत नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका एक हाथ पीछे बंधा हो। पब फ्यूचर एड्स। महान संत स्तर प्राप्त करने के बाद जियान चेन की युद्ध शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई थी, इसलिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अपने से एक स्तर ऊपर के योद्धाओं का समान रूप से मुकाबला कर सकता था। एक दर्जन तेजवारों के आदान प्रदान के बाद अंततः दोनों को अलग किया गया। हालांकि 30 वर्षीय व्यक्ति की हालत दयनीय लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे।
उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर गहरे घाव थे और उसकी गर्दन पर भी एक पतली सी लकीर थी जहां जियान चेन ने त्वचा की पहली परत को मुश्किल से ही काटा था। जियान चेन की बात करें तो उसकी पीठ पर लगे एक घाव के अलावा उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। बस उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला पड़ गया था। कठोर चेहरे से जियान चेन को घूरते हुए 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने कहा, दुश्मन बहुत ताकतवर है, मैं उसे रोके रखूंगा जबकि बाकी सब भाग जाएंगे। जियान चेन से लड़ने के बाद 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक को पता चल गया था कि जियान चेन कितना तेज और ताकतवर है। भाड़े के सैनिक के मन में यह बात थी कि शायद वह यहाँ से जिंदा न निकल पाए, इसलिए उसे अपने लिए सबसे खतरनाक रणनीति अपनानी पड़ी। सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक की स्थिति के बारे में जियान चेन को अपने मन में एक और बात समझ आ गई थी। इस मामले को गुप्त रखने के लिए जियान चेन निश्चित रूप से उस हर व्यक्ति को मार डालेगा जो इस जगह से निकलने की कोशिश करेगा। वह किसी को भी इस स्थिति के बारे में जानकारी फैलाने नहीं देगा। अगर यह मामला उस भाड़े के सैनिक के साथ होता तो वह यही करता। तियान युआन महाद्वीप में जीवित रहने का यही नियम था, हर फैसला मुट्ठी से होता था। जो सबसे ताकतवर होता वही अंत में जीतता था। ये शब्द सुनकर बचे हुए भाड़े के सैनिक थोड़ा चौंक गए और फिर तुरंत ही चारों दिशाओं में उस इलाके से भाग गए। सभी भाड़े के सैनिकों को भागते देख जियान चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उस आदमी को जल्दी से मारने की कोशिश में अपनी तलवार चलाई। 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने निडर होकर जियान चेन की ओर बढ़ते हुए युद्ध घोष किया। जियान चेन की गति को देखते हुए उस व्यक्ति को पता था कि उसका यहाँ से जिंदा निकलना असंभव है। दूसरों के साथ मरने के बजाय उसने फैसला किया कि दूसरों के लिए कुछ समय जुटाने के लिए अपनी जान देना बेहतर होगा। एक बार जब सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक की खबर फैल गई तो उसका बदला लेने वालों की कमी नहीं होगी। डिंग, लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर लंबे भाले से टकराई जिससे दोनों के बीच चिंगारियां उड़ने लगीं। फिर 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक के नियंत्रण में तलवार भाले के ऊपर पलट गई और उसने सहज प्रवृत्ति से एक चाल चलते हुए उसे तुरंत हवा में उछाल दिया। ये देखकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और उसने तुरंत भाले को घुमाकर जियान चेन के गले पर वार कर दिया। जियान चेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा कि अचानक उसकी हथेलियों में अत्यधिक शक्तिशाली संशक्ति भर गई। दोनों हथेलियां धुंधली सी हो गईं और उसके हाथ तेजी से फैलकर भाले के डंडे को कसकर पकड़ लिया। उसी समय हवा में उछली हुई लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक रुक गई और उससे तलवार की ऊर्जा का एक आवरण निकलने लगा जिसने उसे घेर लिया। एक तीव्र चमक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड बिजली की एक तेज किरण की तरह हवा में तेजी से आगे बढ़ी, मानो हवा में एक छेद कर दे। कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज के साथ तलवार उस आदमी के गले को चीरती हुई पास के जंगल में गायब हो गई। अचानक जंगल के भीतर से कुछ लोगों के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। आत्मा की तलवार जियान चेन का आखिरी सहारा थी। अंतिम क्षण आने तक जियान चेन इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करेगा। अध्याय 95 दयनीय लाभ। आत्मा तलवार का प्रयोग करते हुए जियान चेन ने संत गुरु को अचानक घेर लिया और उन्हें मार डाला। भागने के लिए इधर उधर दौड़ रहे अन्य भाड़े के सैनिक जियान चेन की तलवार का शिकार हो गए। तलवार से निकली चांदी जैसी चमक जगी और वह जियान चेन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया, तलवार तुरंत उसके हाथों में वापस आ गई। उसकी हथेलियों से टकराते ही तलवार से तीव्र शक्ति का प्रवाह हुआ। लाइट विंड स्वॉर्ड के जियान चेन के पास लौटने के कुछ क्षण बाद ही तलवार से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा अचानक गायब हो गई। कुछ ही देर बाद लाइट विंड स्वॉर्ड भी धीरे धीरे लुप्त हो गई। जियान चेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह लगातार 2 लड़ाइयां लड़ चुका था। यह आसान काम नहीं था। सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक को मारने और फिर 2 संत मास्टर भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद जियान चेन की आंतरिक संत शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। अगर उसकी अजुलित स्वॉर्ड लॉ एक अनूठी तकनीक न होती तो उसकी संत शक्ति को इतने सारे रहस्यमय प्रभाव प्राप्त न होते। इसके बिना जियान चेन सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक को मार भी नहीं पाता। उसके बाद दूसरी लड़ाई लड़ना तो दूर की बात थी। जियान चेन ने अपना शरीर हिलाया। जैसे ही उसने हिलना शुरू किया, उसकी पीठ पर लगे घाव में तुरंत तेज दर्द होने लगा। दर्द की तीव्रता के कारण जियान चेन के चेहरे की मांसपेशियां कुछ बार फड़क उठीं। बहुत दर्द हो रहा है, जियान चेन ने धीमी आवाज में कहा। हिलने की इच्छा से उसकी शक्तिशाली आत्मा ने विश्वसार से प्रकाश संत बल की एक बड़ी मात्रा को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रकट हुआ एक बड़ा धुंधला सफेद प्रकाश का गोला धीरे धीरे दूधिया सफेद होने लगा। हालांकि प्रकाश चकाचौंध करने वाला था, लेकिन वह अत्यंत गर्म था और आंखों को बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा था। दूधिया सफेद प्रकाश की चमक में नहाते हुए जियान चेन की आकृति उस चमक में इतनी धुंधली हो गई थी कि उसे देखना मुश्किल था। यहाँ तक कि उसकी पीठ पर लगा गहरा घाव भी प्रकाश संत शक्ति की ऊर्जा से तेजी से ठीक हो रहा था। इस प्रकाश संत शक्ति के प्रभाव में एक सुखद और ताजगी भरा एहसास अनायास ही उसकी छाती से उठा और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। इसने जियान चेन के आत्मनियंत्रण को दरकिनार कर दिया और वह खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। हालांकि उसने पहले भी सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक के विष का प्रतिरोध करते समय लाइट सेंट फोर्स का प्रयोग किया था, लेकिन उस समय उसका ध्यान बहुत कम केंद्रित था, इसलिए उसने लाइट सेंट फोर्स से प्राप्त आनंद की अनुभूति को महसूस नहीं किया था। लेकिन अब जब वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता था तो जियान चेन को अंततः एहसास हुआ कि लाइट सेंट फोर्स कितना आनंद दे सकती है। लाइट सेंट फोर्स कुछ देर तक जारी रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे जियान चेन का शरीर एक बार फिर दिखाई दिया। जियान चेन ने अपनी बांह को पीछे की ओर मोड़कर उस घाव को महसूस करने की कोशिश की जो पहले वहां था, लेकिन उसे केवल चिकनी त्वचा ही महसूस हुई। हालांकि उसकी कमीज खून से लथपथ थी, उसे किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हुआ और घाव का कोई निशान भी नहीं मिला। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए जियान चेन प्रकाश संत बल द्वारा दिखाए गए चमत्कारी परिणामों पर मुस्कुराने लगा। इस कौशल के साथ जियान चेन की अपनी जान बचाने की क्षमता अब से तियान युआन महाद्वीप पर और भी अधिक बढ़ जाएगी। तभी जियान चेन को चक्कर आने लगे, मानो दुनिया उसके सामने 2 बार घूम गई हो।
चक्कर तो पल भर में ही गायब हो गए, लेकिन उसकी जगह थकान की लहर दौड़ गई। उस समय जियान चेन को ऐसा लगा जैसे वह पूरे दिन और रात सोया ही ना हो और बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। जियान चेन बस यही चाहता था कि उसे कोई बिस्तर मिल जाए और वह तुरंत सो जाए। कितनी अफसोस की बात है, आत्मा की तलवार और प्रकाश संत बल के इस्तेमाल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अभी तो मेरी सारी आत्मा खत्म हो चुकी है। जियान चेन ने उदास मन से आह भरी। वह जानता था कि भविष्य में उसे आत्मा की तलवार और प्रकाश संत बल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होगा, वरना अगर भविष्य में उसकी आत्मा खत्म हो गई तो उसकी युद्ध शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सौभाग्य से हालांकि उसकी आत्मा काफ़ी हद तक थक चुकी थी, लेकिन अभी तक वह नाजुक स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसकी लड़ने की शक्ति पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अपने स्पेस बेल्ट के अंदर से कपड़ों का एक सही सलामत सेट निकालते हुए जियान चेन ने जमीन पर मौजूद कुछ भाड़े के सैनिकों को देखा। उनकी कमर पर लगे स्पेस बेल्ट को देखकर जियान चेन की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। उम्मीद है इनमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, जियान चेन ने मन ही मन सोचा। तियान युआन महाद्वीप पर अधिकांश लोग आमतौर पर अपनी सभी कीमती चीजें अपने स्पेस बेल्ट में रखते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक स्पेस बेल्ट में किसी व्यक्ति की जीवन भर की बचत समा सकती है। बेशक कई कमजोर भाड़े के सैनिक बहुत गरीब होते हैं, इसलिए उनके स्पेस बेल्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता। भाड़े के सैनिकों के स्पेस बेल्ट को छुए बिना उनके पास से गुजरते हुए जियान चेन तेजी से सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक के पास गया और उसे अपने स्पेस रिंग में रख लिया। क्योंकि चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप बहुत विशाल था, इसलिए जियान चेन को उसे अंतरिक्ष वलय में रखने में उतना ही समय लगा जितना एक मोमबत्ती की बाती को जलने में लगता है। अंतरिक्ष वलय को एक बार फिर अपने भीतरी वस्त्रों की तहों में रखते हुए जियान चेन ने राहत की सांस ली और एक असीम आनंद की अनुभूति हुई। अभेद्य शरीर, 10,000 प्रतिरक्षा के लाभों की यादें जियान चेन के दिमाग में कौंध गईं। इस समय उसके पास चांदी की धारीदार सुनहरे सांप का शरीर था, और यद्यपि उसने सांप का काफी खून पी लिया था, शेष खून अभी भी सांप के शरीर में ही था। ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त समय मिलने पर जियान चेन चांदी की धारीदार सुनहरे सांप के खून और पित्ताशय को परिष्कृत करके एक अभेद्य शरीर प्राप्त कर सकता था। धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए जियान चेन एक बार फिर भाड़े के सैनिकों के शवों की ओर बढ़ा और उनके स्पेस बेल्ट हटा दिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनके पास कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, वह उस क्षेत्र से चला गया और जंगल में गायब हो गया। जब जियान चेन काफी दूर चला गया तो उसने बैठने के लिए एक खाली जगह ढूंढी और पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसने 20 स्पेस बेल्ट निकाले और उनमें से देखने लगा। अंतरिक्ष पेटियों के भीतर वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी, उनमें से अधिकांश ऐसी आवश्यक वस्तुएं थीं जिनकी तियान युआन महाद्वीप में जीवित रहने के लिए आवश्यकता थी। कंबल, तंबू, भोजन और पानी इनमें से आधी वस्तुएं थीं, जबकि बाकी सभी वस्तुएं महत्वहीन थीं। अंतरिक्ष पेटियों के भीतर चांदी और तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन जियान चेन ने इतनी कम मात्रा को लेने की इच्छा नहीं की। कई स्पेस बेल्ट्स की छानबीन करने के बाद भी जियान चेन को कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। स्पेस बेल्ट्स में केवल रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे पट्टियां और जड़ी बूटियां ही थीं, वहां एक भी क्लास एक मॉन्स्टर कोर नहीं दिखाई दिया। जियान चेन के चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि ये भाड़े के सैनिक जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए आए थे। ऐसी जगह पर पैसा कमाने की कोशिश करना केवल यही दर्शाता है कि वे गरीब थे। उनके पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु हो सकती थी वह कुछ निम्न स्तर के राक्षस कोर ही होते। अंतरिक्ष बेल्ट के आधे हिस्से को छानने के बाद जियान चेन को आखिरकार एक ऐसा स्थान मिला जिसमें लगभग 1 दर्जन राक्षस कोर का एक छोटा सा ढेर था, लेकिन वे सभी लगभग क्लास 1 या क्लास 2 के थे। अंतरिक्ष बेल्ट से मॉन्स्टर कोर लेकर जियान चेन ने अंतरिक्ष बेल्ट के बाकी हिस्सों को खोजना जारी रखा। जल्दी से जियान चेन ने 20 स्पेस बेल्ट्स को छानकर देखा और लापरवाही से उन्हें एक तरफ फेंक दिया। राक्षसी कोर और पैसों के छोटे से ढेर को देखने के लिए सिर घुमाते हुए जियान चेन के चेहरे पर लाचारी के भाव आ गए। 20 स्पेस बेल्ट से उसने लगभग 20 मॉन्स्टर कोर और लगभग 100 सोने के सिक्के ही एकत्र किए थे। उन 20 मॉन्स्टर कोर में से एक क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 6 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे और बाकी सभी क्लास 1 मॉन्स्टर कोर थे। हंसे या रोए, यह न समझ पाने पर जियान चेन ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये मुनाफा बहुत कम नहीं है? समूह में 2 संत गुरु थे, फिर भी उनके पास केवल इतनी कम मात्रा में राक्षस कोर हैं। मैं तो अकेले ही एक दिन में इससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकता था। सोने के सिक्के और राक्षस कोर अपने स्पेस बेल्ट में जमा करके जियान चेन उस क्षेत्र से चला गया। अगले दिन जियान चेन जादुई जीव वन की गहराई में भटकता रहा। हालांकि चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह जादुई जीव पर्वत श्रृंखला की खाई के बहुत करीब पहुंच गया था। यहाँ के अधिकांश जादुई जीव तीसरे स्तर के थे और उनमें से बहुत कम दूसरे स्तर के थे। महान संत स्तर के जियान चेन की तुलना में तीसरे दर्जे के जादुई जीव अब उतने खतरनाक नहीं रह गए थे जितने पहले हुआ करते थे। हालांकि उन्हें मारने में थोड़ी अधिक मेहनत लगती थी, लेकिन लाभ अधिक होता था क्योंकि दूसरे दर्जे के जादुई जीवों की तुलना में तीसरे दर्जे के जादुई जीव अधिक थे। एक तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर में 10 दूसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर के बराबर ऊर्जा होती थी, और यहाँ तक कि इसकी शुद्धता भी दूसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर से बेहतर थी। जियान चेन के लिए साधना में इनका उपयोग करना आवश्यक था, क्योंकि उनकी ऊर्जा की खपत की तीव्र गति को देखते हुए 3 तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर को प्राप्त करने में उन्हें पूरी रात लग जाती। पलक झपकते ही जियान चेन ने जंगल में 10 दिन और बिता दिए, जहां वह दिन में जादुई जीवों का शिकार करता और रात में एकांत साधना करता था। उन 10 दिनों के बाद जियान चेन की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। हालांकि वह अभी भी प्राथमिक महान संत स्तर पर था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि वह मध्य महान संत स्तर से बहुत दूर नहीं है। इन 10 दिनों के दौरान जियान चेन हर दिन अपने हाथ में तीसरे दर्जे का मॉन्स्टर कोर लेकर पहाड़ों में सावधानीपूर्वक पैदल चलता था। एक बार जियान चेन का सामना चौथे दर्जे के एक जादुई जीव से हुआ, लेकिन वह उससे लड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली था। कई वारों के बाद जियान चेन गंभीर रूप से घायल होकर भाग निकला।
उस घटना के बाद से जियान चेन ने चौथे दर्जे के जादुई जीव की ताकत को पहचान लिया और तीसरे दर्जे के जादुई जीवों से लड़ना जारी रखा। इसके बाद जब भी उसका सामना चौथे दर्जे के किसी जादुई जीव से होता तो वह उसे उकसाए बिना तुरंत भाग जाता था। अध्याय 96 नदी किनारे एक महिला से हुई एक सुखद मुलाकात। इन 10 दिनों के दौरान जियान चेन ने कई तीसरे दर्जे के जादुई जीवों का शिकार किया था। हालांकि कारगात वन में शिकार करने की तुलना में इस बार उतने जीव नहीं मिले, फिर भी उसे अच्छा खासा लाभ हुआ। उसके पास लगभग 20 तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर थे, जो उसके पास मौजूद दूसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर से थोड़े ही अधिक थे। पहले के 3 तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर को उसने जिस तेजी से विकसित किया था, उसे देखते हुए संभवतः वह बाकी कोर को लगभग 7 दिनों में विकसित कर लेगा। जियान चेन को यह नहीं पता था कि जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में अकेले यात्रा करने के कारण उस पर जादुई जानवरों का हमला होने की संभावना भाड़े के सैनिकों के बड़े समूह में यात्रा करने की तुलना में कहीं अधिक थी। इसका कारण ये था कि पर्वत श्रृंखला में रहने वाले कई जादुई जानवरों की सूंघने की शक्ति अत्यंत तीव्र और सतर्कतापूर्ण थी। चूंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी पर्वत श्रृंखला में बिताया था, इसलिए पदचिह्नों का पता लगाने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। यदि उन्हें कई पदचिह्नों वाला कोई शक्तिशाली समूह दिखाई देता तो जादुई जानवर उनसे सावधानीपूर्वक दूर भाग जाते। इसलिए भले ही जादुई जानवरों में बुद्धि न हो, लेकिन जीवित रहने की उनकी निपुणता उनके मन में गहराई से समा गई थी। लेकिन अगर उन्हें कोई कमजोर या अकेला व्यक्ति मिल जाता जिसे वे मार कर खा सकते थे, तो पहले से छिपे हुए जादुई जानवर बाहर निकल आते और उस व्यक्ति की तलाश करते। उन्हें अपने शिकार का पीछा करने और उसे पकड़ने में असाधारण ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जियान चेन के इस जगह पर अकेले होने के कारण जादुई जानवर से सामना होने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। अगर जियान चेन की आत्मा इतनी शक्तिशाली न होती कि वह अपने आसपास की हलचलों का पता लगा सके, तो जादुई जानवरों के अचानक हमलों से वह बुरी तरह पिट जाता। अगले दिन पालथी मारकर बैठे जियान चेन ने पेड़ की शाखा पर साधना करते हुए आखिरकार अपनी आंखें खोली और जमीन पर कूद गए। अपने कपड़े झाड़ते हुए उन्होंने अपने स्पेस बेल्ट में जमा किए हुए मॉन्स्टर कोर पर नजर डाली। इतने कम समय में ही उन्होंने काफी मात्रा में मॉन्स्टर कोर जमा कर लिए थे, और हालांकि उन्होंने साधना में कई कोर का इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी उनके स्पेस रिंग में अभी भी बहुत सारे कोर बचे हुए थे। अभी भी 50 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 120 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर बचे हैं। स्पेस बेल्ट के अंदर इन्वेंट्री चेक करते हुए जियान चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिलहाल वह हर रात साधना के लिए 20 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल कर रहा था, और उसकी स्पेस बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की साधना के लिए ही पर्याप्त कोर थे। बाकी सभी मॉन्स्टर कोर मिलाकर 10 दिनों से ज्यादा चलेंगे। अरे, मेरे पास अभी भी 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर हैं। एक कारगात अकादमी से इनाम के तौर पर मिला है और दूसरा पिताजी ने मुझे दिया है। चूंकि क्लास 4 मॉन्स्टर कोर में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर से कहीं ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर कितने दिन चलेगा। जियान चेन ने सोचा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पास मौजूद मॉन्स्टर कोर की संख्या एक विशाल धन भंडार मानी जाती है। जियान चेन के लिए यह महज 10 दिनों तक अपनी साधना जारी रखने का एक जरिया था। ऊपर चमकते सूरज की ओर देखते हुए उसने तुरंत अपनी स्थिति का पता लगा लिया और नाश्ता करने के लिए भी रुके बिना जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके की ओर चलना शुरू कर दिया। इस समय तक जियान चेन पर्वत श्रृंखला में काफी समय बिता चुका था। उसके स्पेस रिंग में मौजूद मॉन्स्टर कोर कुछ दिनों तक साधना करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उसके पास मौजूद सामग्री लगभग खत्म होने वाली थी। इसलिए जियान चेन को अपनी सामग्री की भरपाई के लिए वेक सिटी लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे अपने स्पेस रिंग के भीतर मौजूद सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक से भी निपटना था। अन्यथा अगर उसे लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाता तो कौन जाने क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती। उदाहरण के लिए, शरीर सड़ सकता था। जियान चेन को इन सब बातों का ज्यादा अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने इनके बारे में किताबों में नहीं पढ़ा था। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जियान चेन सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक के मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। पूरे पर्वत श्रृंखला में रक्तपात की गंध फैली हुई थी, जिस पर जादुई जीव विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक के शरीर को यहाँ रखना बेहद नासमझी होगी, इसलिए जियान चेन ने इसे वेक सिटी वापस ले जाने और वहां से आगे की योजना बनाने का फैसला किया। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला में घनी लंबी घास और उतने ही दलदल थे। उन्हें देखकर पहचानना मुश्किल था, लेकिन जियान चेन रास्ते पर चलते हुए हर तरफ नजर रखता था। पर्वत श्रृंखला में बिताए पिछले दिनों में वह कई बार दलदल में फंस चुका था, लेकिन आखिरकार उनसे बच निकला था। तेज धूप के मार्गदर्शन में जियान चेन ने अपने रास्ते से ज्यादा भटके बिना जादुई दानव पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया। 2 दिन चलने के बाद वह अंततः पर्वत श्रृंखला की गहराई से निकलकर जंगल के समतल मैदानों में पहुंच गया। इन 2 दिनों के भीतर जियान चेन की स्पेस बेल्ट में कक्षा 2 के मॉन्स्टर कोर की संख्या और भी बढ़ गई थी। जंगल की ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने अपना सिर झुकाकर जानवरों की खाल से बने अपने कपड़ों को देखा और एक गंभीर मुस्कान बिखेरी। अपनी वर्तमान हालत में वह किसी भिखारी जैसा दिख रहा था। यह अफसोस की बात थी कि पर्वत श्रृंखला में पानी की कमी थी, जिसके कारण जियान चेन के लिए अपने शरीर से बदबू धोना भी नामुमकिन था। जियान चेन जंगल के बाहरी इलाके में स्थित नदी को भूला नहीं था। उसने अपने जानवरों की खाल से बने कपड़े उतार दिए और पानी की गहराई में कूदकर अपने ऊपर जमा गंदगी को साफ करने लगा। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर पर जमा हुई दुर्गंध और गंदगी ने उसके पूरे शरीर को कवच की तरह ढक लिया था, जिससे हिलने डुलने पर उसे बेचैनी महसूस होती थी। त्वचा पर चिपचिपा और तैलीयपन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में रहते हुए उसने खुद को संयमित रखा था। फिर भी जैसे ही नदी नजर आए उसने तुरंत उस संयम को तोड़ दिया और पानी में कूद गया। जियान चेन ने अपने गले में स्पेस बेल्ट लपेट ली और अपने पूरे शरीर को मलने लगा। उसकी बाहें लगातार शरीर पर रगड़ती रहीं और उसके आसपास का पानी प्रदूषण से काला पड़ने लगा। नदी में स्नान करने के बाद भी वह पानी से बाहर नहीं निकला।
इसके बजाय वह पीठ के बल पानी में तैरता रहा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, नदी की धारा को अपने ऊपर बहने दिया। लंबे समय बाद पहली बार उसका मन शांत हुआ जब उसने बर्फीले ठंडे पानी के सुख का आनंद लिया। पिछले कुछ दिन पर्वत श्रृंखला में यात्रा करने के कारण उसके मन पर काफी तनाव था। अब जब उसका मन शांत हो गया था तो उसकी आत्मा की गहराई तक उसे मुक्ति का एहसास हुआ, जिससे जियान चेन को अंततः चैन की नींद आई। जियान चेन ने आंखें बंद कर लीं और पानी में लेटकर नदी के ठंडे पानी और सूरज की गर्म किरणों से स्नान का आनंद लिया। उसका नग्न शरीर लहरों के साथ बहते हुए नदी में ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे जैसे नदी बहती गई वह वेक सिटी की दिशा में बहने लगा, जिससे जियान चेन को कुछ देर के लिए मुफ्त सवारी मिल गई। इस तरह मुफ्त यात्रा करते हुए वह सवारी का थोड़ा आनंद ले सका। कुछ देर बाद जियान चेन समय का बिल्कुल ध्यान खो बैठा। उसे नहीं पता था कि नदी में यात्रा करते हुए कितना समय बीत चुका है, लेकिन उसी क्षण जियान चेन का सिर किसी नर्म चीज से टकरा गया। जैसे ही उसे टक्कर का एहसास हुआ, जियान चेन होश में आ गया और उसका ध्यान उस चीज पर केंद्रित हो गया जिससे वह टकराया था। वह चीज हिल रही थी, एक जानवर। जियान चेन ने नींद में डूबे मन से सोचा। पल भर में वह होश में आ गया और उसकी आत्मा सक्रिय हो गई। जैसे ही वह सुस्त अवस्था से एकाग्रता की अवस्था में आया, जियान चेन को आसपास का वातावरण दिखाई देने लगा। उसकी पहले बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसकी चमकदार आंखें दिखाई देने लगीं। तुरंत ही वह लेटी हुई मुद्रा से उठकर पैरों पर खड़ा हो गया। पानी उसकी कमर तक आ गया, केवल उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा पानी के ऊपर रह गया। जैसे ही उसने वह क्रिया पूरी की, एक व्यक्ति का चेहरा सामने आया। यह एक ऐसी स्त्री का चेहरा था जिसके लिए पूरा शहर आपस में लड़ सकता था और जिसे पूर्णता की पराकाष्ठा कहा जा सकता था। उसके चेहरे की पांचों विशेषताएं इतनी परिपूर्ण थीं कि एक पारखी व्यक्ति भी उनमें कोई कमी नहीं निकाल पाता। वह मानो किसी परी की तरह नश्वर संसार में अवतरित हुई थी। वह महिला देखने में उतनी बूढ़ी नहीं लग रही थी, लगभग तारांकन वर्ष की। उसकी चमकीली सफ़ेद आंखों में सुंदर और गहरे रंग की पुतलियां थीं। वह सुस्ती से जियान चेन की आंखों में देख रही थी। नीचे उसके काफ़ी बड़े तारांकन खुले हुए थे और जियान चेन से बस थोड़ी सी दूरी पर थे। कितनी बुरी किस्मत है, सोचो, यहाँ एक औरत नहा रही थी। जियान चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत सोचा। अपने पिछले अनुभवों के कारण वह जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में घूमने के बाद आराम करने के लिए नदी में बहते हुए वह उसी नदी में स्नान करती हुई एक महिला से टकरा जाएगा जिसमें वह खुद था। जैसे ही जियान चेन को समझ आया कि क्या हो रहा है, उसके सामने खड़ी महिला की छोटी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अभी अभी क्या हुआ है, और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। तू बदबूदार बदमाश। उसकी पहले सुस्त पड़ी आंखें क्रोध और शर्म से लाल हो गईं और वह चीखते हुए तेजी से जियान चेन की छाती पर अपना हाथ घुमाने लगी। टकराना। जियान चेन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही महिला की हथेली उसके सीने पर एक हल्की सी आवाज के साथ जा लगी। जियान चेन पानी के ऊपर पीछे की ओर जा गिरा और उसके मुंह से खून की एक पतली धार बहने लगी। अध्याय 97। रहस्यमय बूढ़ा आदमी। हथेली के प्रहार से जियान चेन 20 मीटर पीछे हवा में उछल गया और फिर नदी में जा गिरा। उसके हाथ की प्रबल ऊर्जा को महसूस करते हुए जियान चेन की आंखों में विस्मय का भाव झलक उठा। उस एक ही प्रहार से उसे काफी चोट लगी थी। जहां उसने प्रहार किया था वहां की हड्डियां ऐसे दर्द करने लगी मानो किसी भारी वस्तु से टकराए हों। जियान चेन ने कुछ देर पानी में हाथ चलाया और फिर नदी के दूसरी ओर के जंगलों में छलांग लगा दी। एक विशाल पेड़ के पीछे छिपकर उसने अपनी संत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने ऊपर पड़ी पानी की बूंदों को वाष्पीकृत कर दिया और फिर अपने गले से अंतरिक्ष वलय निकाल लिया। एक झटके में उसने अपने शरीर का बचा हुआ आखिरी कपड़ा निकाला और उसे पहन लिया। जैसे ही जियान चेन ने अपने वस्त्र पहने, उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा क्षण भर के लिए जम गया, फिर वह जल्दी से एक तरफ कूद पड़ा। टकराना। जैसे ही जियान चेन एक तरफ हटा जिस पेड़ में वह पहले छिपा हुआ था, वह अत्यधिक मात्रा में शुद्ध संत शक्ति के विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही वह शक्ति उस स्थान पर गिरी जहां जियान चेन पहले था, उसके आसपास की मिट्टी उड़ गई और प्रभाव क्षेत्र में एक विशाल गड्ढा बन गया। अरे बदमाश, तुमने मुझे नहाते हुए देखने की सोची भी कैसे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसके गुस्से भरे शब्दों में थोड़ी उदासी झलक रही थी और जियान चेन के सामने उसका चेहरा पल पल लाल होता जा रहा था। उसके सफेद जैद जैसे हाथों में नीले रंग की संत शक्ति थी, जो इतनी तेजी से जियान चेन की ओर बढ़ी कि हवा में सीटी की आवाज गूंज उठी। अपनी हथेली में अपार संत शक्ति का एहसास करते हुए जियान चेन का चेहरा तेजी से बदल गया और वह सामान्य रूप से गंभीर हो गया। उसने अपने भीतर की संत शक्ति को एकत्रित किया, उसे अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया और प्रहार किया। टकराना। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और एक दबी हुई धमाके जैसी आवाज के साथ झटकेदार लहर चारों दिशाओं में फैल गई। जियान चेन जोर से पीछे की ओर उड़ गया, कई झाड़ियों से टकराता हुआ अंततः जमीन पर गिर पड़ा। पफ। जियान चेन के मुंह से खून की एक बूंद निकली और क्षण भर के लिए खून की एक छोटी सी धुंध छा गई। जैसे ही खून उसके मुंह से निकला, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से जियान चेन ने अविश्वास से अपना सिर ऊपर उठाया और अपने सामने खड़ी महिला को देखा। वह जियान चेन की उम्र के बहुत करीब थी, फिर भी उसमें इतनी अविश्वसनीय शक्ति थी कि उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम महान संत गुरु के स्तर की शक्ति रखती है। यह इस तथ्य से पता चलता है कि जियान चेन अपनी शक्ति को भली भांति जानता था, खासकर जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में संत गुरुओं से लड़ने के बाद। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ संत गुरु भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके सामने खड़ी महिला एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थी जिसे वह अपनी वर्तमान शक्ति से आसानी से नहीं हरा सकता था। महान संत गुरु। जियान चेन घबराकर बोला, ये सोचकर कि उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। जियान चेन को विश्वास नहीं हो रहा था।
कारगात अकादमी में, जहां गेसुन साम्राज्य के सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति एकत्रित थे, वहां भी उसके सामने खड़ी महिला की ही उम्र की कई युवतियां संत स्तर तक पहुंचने के लिए संत हथियार का निर्माण करने में भी सक्षम नहीं थीं। वह स्त्री अमर जैसी सुंदरता लिए धीरे धीरे जियान चेन की ओर बढ़ी, मानो उसकी सुंदरता का कोई सानी न हो। उसकी खूबसूरत आंखों में शर्म और आक्रोश भरा था, और क्रोध धीरे धीरे उसके आकर्षण को क्षीण कर रहा था। जियान चेन को घूरते हुए उसके चेहरे पर तीव्र हत्या का भाव था, मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। महिला ने गुलाबी चमड़े का एक अस्त व्यस्त चोगा पहना हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसने खुद को संवारने का समय निकाले बिना ही जल्दी में उसे पहन लिया था। उसके लंबे बाल उसके कंधे से होते हुए कमर तक लटके हुए थे और पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके चोगे पर गिर रही थीं। गुलाबी चप्पलों में, जिनसे चलते समय कोई आवाज़ नहीं आती थी, वह महिला हाथ में नीले रंग की तलवार लिए धीरे धीरे जियान चेन की ओर बढ़ी। उस नीले रंग की तलवार को देखकर जियान चेन का चेहरा बदल गया। बड़ी मुश्किल से जियान चेन धीरे धीरे जमीन से उठा, उसका दाहिना हाथ कांपने लगा था। वह औरत वाकई बहुत ताकतवर थी। एक ही वार में जियान चेन के दाहिने हाथ पर इतना गंभीर आघात लगा था। हवा में प्रकाश संत शक्ति को नियंत्रित करते हुए जियान चेन ने यह सुनिश्चित किया कि प्रकाश संत शक्ति के उपचार प्रभाव उसके प्रतिद्वंद्वी को दिखाई न दें। प्रकाश संत शक्ति की विशेष विशेषताओं के बारे में वह किसी को भी बताना नहीं चाहता था, चाहे वह दूध या सफेद चमक हो या उपचार क्षमता। रुको महोदया, यह महज एक गलतफहमी थी। मेरा इरादा आपको नहाते हुए छुपकर देखने का बिल्कुल नहीं था। जियान चेन हंस पड़ा। महिला की ताकत देखकर वह दंग रह गया था। अरे बदमाश, चुप हो जा। जियान चेन की ये बात सुनकर उस औरत का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। साफ दिख रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसने एक ही कदम में अपने गुलाबी जूते से जियान चेन के गुप्तांग पर वार कर दिया। इस हमले से जियान चेन का शरीर एक तरफ झुक गया और वह बाल बाल बच गई। इसके तुरंत बाद उसने मुड़कर अपनी नीले रंग की तलवार से जियान चेन पर वार किया। नीली तलवार तेजी से आगे बढ़ रही थी और पलक झपकते ही वह जियान चेन के पास पहुंच गई। ये देखकर जियान चेन मुड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसकी छाती पर तलवार का गहरा घाव दिखाई दिया। उसके शरीर से खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। देखते ही देखते जियान चेन के नए कपड़े खून से लाल हो गए। अपने शरीर पर लगे घाव को महसूस किए बिना जियान चेन को दर्द का एहसास होने लगा और उसके शरीर में जलन होने लगी। जल्दी से वह उससे दूरी बनाने लगा और अपने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड को प्रकट करने लगा। हालांकि जियान चेन ने अनजाने में उसके नग्न शरीर को देख लिया था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं था। उसने 3-4 बार माफी मांग ली थी, लेकिन वह महिला अब भी इतनी गुस्से में थी और उसकी जान लेने की धमकी दे रही थी कि इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उस युवती का इरादा जियान चेन को बिल्कुल भी जाने देने का नहीं था और वह उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसकी नीली तलवार में एक प्रकार की संत शक्ति थी जो जियान चेन की ओर वार करते समय लहरों जैसी ध्वनि उत्पन्न करती प्रतीत होती थी। जियान चेन ने कराहते हुए अपनी आंखों में बर्फीली ठंडी चमक बिखेरी। हालांकि वह महिला उससे अधिक शक्तिशाली थी, पर वह चुपचाप बैठकर पकड़े जाने का इंतजार करने वाला व्यक्ति नहीं था। हाथ के इशारे से ही उसकी हल्की हवा की तलवार हरकत में आ गई। चांदी की एक लकीर में तलवार ने भावी हत्यारे के गले पर वार किया। तलवार अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी की ताकत इतनी भी नहीं थी कि वह हमले को रोकने की हिम्मत न करे। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, चाहे प्रतिद्वंदी लड़की ही क्यों न हो। जियान चेन जरा भी नहीं हिचकिचाया। जैसे ही नीली तलवार जियान चेन को फिर से छूने वाली थी, उसने अपना शरीर मोड़ा और तलवार बाल बाल उसकी बगल को छूते हुए निकल गई। दूसरी ओर जियान चेन ने अपनी तलवार उसके गले पर तनी हुई थी। उस क्षण महिला ने घबराहट से भरे भाव दिखाते हुए हल्की सी चीख मारी। तुरंत गर्दन घुमाकर उसने जियान चेन के गले पर किए गए वार को चकमा दिया, लेकिन इसके बावजूद तलवार से बने छोटे से घाव से खून की एक पतली सी धार बह निकली। अपनी गर्दन में हल्का दर्द महसूस करते हुए महिला के चेहरे पर घबराहट के कुछ भाव आए और उसकी खूबसूरत आंखों में आखिरकार थोड़ा सा दर्द झलकने लगा। ये देखकर जियान चेन मन ही मन मुस्कुराने लगा। हालांकि वह महिला बलवान थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त युद्ध अनुभव नहीं था, इसलिए इस लड़ाई में वह नुकसान में थी। हालांकि जियान चेन भी उस महिला को जाने देने के मूड में नहीं था। उसके द्वारा पहुंचाए गए तीव्र दर्द को महसूस करते हुए जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड धुंधली पड़ गई और वह महिला का पीछा करने लगी। जैसे ही प्रकाश पवन तलवार उसके शरीर को भेदने लगी, महिला का चेहरा और भी अधिक भयभीत हो गया। अचानक महिला का शरीर जियान चेन की दृष्टि से ओझल हो गया और फिर कुछ रहस्यमय कारणों से 10 मीटर दूर पुनः प्रकट हो गया, मानो कोई जादू का करतब हो। जियान चेन का दिल कांप उठा जब उसने उस लड़की को अपने से 10 मीटर दूर फिर से प्रकट होते देखा। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की का चेहरा पीला पड़ रहा है, तो ऐसा लगा कि इतनी तेज गति की तकनीक का इस्तेमाल करने में उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की है। क्या ये किसी विशेष प्रकार की युद्ध कला हो सकती है? जियान चेन ने सोचा। तुम बदमाश हो, किसी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एक कमजोर व्यक्ति द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किए जाने पर लड़की क्रोधित हो गई। जियान चेन पर चिल्लाने के बाद उसके हाथ में मौजूद नीले रंग की तलवार और भी तेजी से चमकने लगी, क्योंकि उसके भीतर की सारी संत शक्ति उमड़ पड़ी और तलवार के चारों ओर स्पंदित होने लगी। उस महिला ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाई, शाही जलकला का प्रथम रूप जल ड्रैगन प्रहार। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी तलवार में समाहित संत शक्ति ने लगभग तुरंत ही एक ड्रैगन का रूप ले लिया और तलवार से अलग होकर जियान चेन पर हमला कर दिया। तलवार से अजगर की धुंधली आकृति निकलते देख जियान चेन का चेहरा तुरंत बदल गया। अजगर के प्रकट होते ही जियान चेन को एक तीव्र दबाव का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी पीठ पर 1000 किलो का पत्थर ढो रहा हो। सांस लेना ही उसके लिए एक मुश्किल काम था, बचने की तो बात ही छोड़िए। अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास होते ही उसके चेहरे का भाव और भी अधिक बदल गया। इस जल राक्षस से बचाव का एकमात्र तरीका चकमा देना था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। वह जानता था कि जल राक्षस के भीतर संत शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह उसे गंभीर क्षति पहुंचाए बिना उसका सामना नहीं कर सकता था।
इतने खतरनाक व्यक्ति को देखकर अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करूं तो मुझे दोष मत देना। जियान चेन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और तलवार की ऊर्जा एक बार फिर उसकी तलवार के चारों ओर घूमने लगी। पूरी तरह से ऊर्जा से घिर जाने पर तलवार जियान चेन के हाथों से उठी और इतनी तेजी से उस महिला की ओर बढ़ी कि नंगी आंखों से भी उसे देखना मुश्किल था। जब महिला ने तलवार को अपनी ओर आते देखा तो उसकी गर्दन पर लगे घाव में हल्की सी चुभन होने लगी। वह महिला भय से पीली पड़ गई। उसने पहले जियान चेन के वार से बचने के लिए जिस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था उसमें जल ड्रैगन के साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। इस समय उसकी आंतरिक संशक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह तलवार से बच नहीं पाए। हताश होकर उसने जल ड्रैगन को वापस आने और आने वाली तलवार को रोकने का आदेश दिया। तुरंत ही जल ड्रैगन मुड़ा और प्रकाश पवन तलवार का पीछा करने लगा। अपना विशाल जबड़ा खोलकर उसने प्रकाश पवन तलवार पर झपट्टा मारा। हालांकि लाइट विंड स्वॉर्ड अजगर से कहीं अधिक तेज थी। जैसे ही जल अजगर के जबड़े बंद हुए उसे केवल हवा का ही स्वाद मिला, क्योंकि तलवार अब महिला की गर्दन से मात्र 1 मीटर दूर थी। युवती के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करना बेहद शर्मनाक है। इस नाजुक क्षण में क्रोधित बूढ़ा व्यक्ति आकाश से उड़ता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। एक विशालकाय व्यक्ति उड़कर आया और महिला के सामने खड़ा होकर लाइट विंड स्वॉर्ड को रोक दिया। ये लगभग तारांकन वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका शरीर भारी भरकम था और कद लगभग 2 मीटर लग रहा था। उसने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था और उसके बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे, जिन्हें एक जेड की अंगूठी ने थामे रखा था। उसकी तीखी आंखें और सफ़ेद भौहें उसे एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति का रूप दे रही थीं। लाइट विंड स्वॉर्ड को अपनी ओर आते देख उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपना शक्तिशाली दाहिना हाथ हवा में उठाया और तलवार को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया। तलवार की प्रबल शक्ति के बावजूद उस तलवार से उस बूढ़े व्यक्ति को जरा भी क्षति नहीं पहुंची। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग ने अपने दूसरे हाथ से आते हुए जल राक्षस को इशारा किया, जिससे वह अचानक रुक गया। अगले ही पल जल राक्षस धीरे धीरे क्षीण होने लगा और संसार की ऊर्जा में विलीन हो गया। चाचा फैंग, जल्दी से उसे मार डालो। बुजुर्ग व्यक्ति को आते देख महिला के चेहरे से डर का भाव गायब हो गया, बल्कि उसके लहजे में फिर से मिठास आ गई और वह गुस्से से बोली मानो जियान चेन ने उसके साथ अन्याय किया हो। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी निगाहें उस प्रकाश पवन तलवार पर टिकी थी, जिसे उसने थोड़ी हैरानी के साथ रोक दिया था। जियान चेन की ओर सिर झुकाकर उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे गुरु कौन हैं? अध्याय 98, एक और भारी नुकसान। अंकल फैंग, आप उससे क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे उसे मारने में मदद करो। उसके पीछे खड़ी लड़की गुस्से से भरी आंखों से चिल्लाए। जियान चेन द्वारा उसके शरीर को पूरी तरह से देखने के ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सचमुच जियान चेन के सामने खुद को नग्न देखने के ख्याल मात्र से ही वह बेहद क्रोधित हो गई थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। जन्म से लेकर अब तक ये पहली बार था जब किसी अजनबी ने उसे इस तरह देखा था। एक रूढ़िवादी महिला के लिए यह अंजाम मौत से भी बदतर था। हाँ, छोटी बच्ची, भले ही तुम्हारे चाचा फैंग मदद करने को तैयार न हो तो अपने चाचा यून को भेज दो और इस गुंडे को सबक सिखाने में मदद करो। उसी क्षण मैदान में एक और आवाज़ सुनाई दी और सफ़ेद वस्त्र पहने एक और बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। जियान चेन के सामने आकर उसने एक पल के लिए मुट्ठी लहराई और फिर जियान चेन की छाती पर वार किया। बड़े व्यक्ति की ताकत अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। उसकी एक मुट्ठी देखकर जियान चेन को कोई संदेह नहीं था कि वह बेहद शक्तिशाली थी। तुरंत एक तरफ हटते हुए जियान चेन को अचानक अपने शरीर पर बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ। दबाव इतना अधिक था कि ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर 1000 पाउंड का भार या पहाड़ लाद दिया गया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कुचल जाएगा। ठीक उसी क्षण जब दबाव अपने चरम पर था, उसके दांतियान में नीली और बैंगनी चमक तेजी से झिलमिलाने लगी। हालांकि जब उसका दांतियान इस अवस्था से गुजर रहा था तब जियान चेन ने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी यून, एक पल रुकिए। महिला द्वारा अंकल फैंग के नाम से पुकारे जाने वाले पहले बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। उनका चेहरा तेजी से बदल गया। दुर्भाग्यवश उसने बहुत देर से बोला था। अंकल यून नाम के उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी मुट्ठी ठीक जियान चेन की छाती पर लगी। उसके मुंह से खून की एक घूंट निकल गई, क्योंकि उसे अपने आंतरिक अंगों में चोट का एहसास हुआ। बड़े ने जियान चेन की छाती पर इतनी जोर से प्रहार किया था कि उसमें गड्ढा हो गया था। न केवल प्रहार से जियान चेन की हड्डियां टूट गईं, बल्कि उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिस क्षण बड़े ने जियान चेन पर हमला किया, उसी क्षण नीली और बैंगनी रंग की हल्की सी चमक बड़े की हथेली से टकराई और तुरंत गायब हो गई। दूसरी ओर जियान चेन पीछे की ओर उड़ गया। ये बड़े व्यक्ति का चेहरा थोड़ा चौंक गया। जियान चेन को हवा में उड़ते हुए देखकर उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य की झलक थी। जियान चेन हवा में 30 मीटर ऊपर उछला और फिर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने अपने फटे अंगों के दर्द से बेहाल होकर मुंह से खून थूक दिया। खून की कमी के कारण उसका चेहरा पहले ही कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बेजान सा हो गया था। जियान चेन को अधमरा देखकर अंकल यून नाम के व्यक्ति ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं और फिर मुंह खोलकर कहा, युवक, तुम में वाकई बहुत शक्ति है। अगर तुम मेरे एक वार को बिना मरे झेल सकते हो, ठीक है, तो आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इतना कहकर अंकल यून नाम का व्यक्ति उस महिला की ओर वापस चल पड़ा। आशा है अब और कोई गड़बड़ी नहीं होगी, महिला के पीछे खड़े बुजुर्ग ने कहा। अंकल फैंग नाम के व्यक्ति ने हाथ हिलाकर अपनी उंगलियों के बीच फंसी हल्की हवा की तलवार जियान चेन की ओर वापस फेंक दी। जैसे ही तलवार उससे टकराई, वह आंखों से ओझल हो गई। छोटी बच्ची, चलिए अब चलते हैं, अंकल फैंग नाम के व्यक्ति ने जोर से कहा। तभी एक विशाल उड़ने वाला जादुई जानवर नीचे उतरा और उन तीनों के पास आकर बैठ गया। लेकिन महिला का गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था।
उसने पीछे मुड़कर कहा, अंकल फैंग, वह आदमी अभी मरा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसे आज ही मरवाना चाहती हूँ। वह तलवार लहराते हुए जियान चेन की ओर बढ़ी। ये स्पष्ट था कि वह जियान चेन को नहाते हुए देखकर बच निकलने नहीं देना चाहती थी। छोटी बच्ची, इतनी परेशानी मत खड़ी करो। अंकल फैंग लड़की को जियान चेन के करीब जाने से रोकने के लिए आगे खड़े हो गए। अंकल फैंग, महिला ने बहस की। उसे अभी भी इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मानो वह किसी भी क्षण रोने वाली थी। छोटी बच्ची, इतनी उद्दंड मत बनो। देर हो रही है, इसलिए हमें अब चलना चाहिए। उसके पीछे खड़े बुजुर्ग ने सपाट स्वर में कहा। अपने हाथों के इशारे से संत शक्ति का एक विशाल गोला उस महिला को घेर लिया और उसे उड़ने वाले जादुई जानवर के ऊपर बिठा दिया। उड़ने वाले जादुई जानवर के ऊपर बैठी महिला ने उसे वहां बिठाने वाले बुजुर्ग पर गुस्से से पैर पटके और कहा, अंकल यून, आप लुवानेर को क्यों नहीं लाड़ प्यार कर रहे हैं? दोनों बुजुर्गों ने बेबसी भरी निगाहों से एक दूसरे की आंखों में देखा। उड़ते हुए जादुई जानवर पर कदम रखते ही वे हवा के एक जोरदार झोंके के साथ जमीन से ऊपर उठ गए और क्षितिज की ओर उड़ गए। हवा में वह महिला उड़ते हुए जादुई जानवर की पीठ पर खड़ी थी और तेजी से सिकुड़ते हुए जियान चेन के शरीर को घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था जो कभी शांत नहीं होगा। चाचा फैंग, चाचा यून, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? आपने उस बदमाश को कैसे जाने दिया? उसने गुस्से में पैर पटका। उसकी आंखों में जो धुंध थी वह बांसुओं में बदल चुकी थी, जो पलकों से गिरने ही वाले थे। ये सुनकर अंकल फैंग नाम के व्यक्ति ने आह भरी। उसके गीले और बिखरे बालों को देखकर वह पहले ही समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। छोटी बच्ची, वह आदमी बहुत पेचीदा है। इस समय कुल पर बहुत दबाव है। इस नाजुक घड़ी में नए दुश्मन बनाने से बचना ही बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि वे कुल के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दें। चाचा फैंग ने बेबसी से कहा। चाचा फैंग, आप कब से मौत से डरने वाले काया बन गए? उस बदमाश की ताकत कमजोर थी। आप कैसे सोच सकते हैं कि वह हमारे कुल के लिए खतरा हो सकता है? महिला ने गुस्से से कहा। छोटी बच्ची, वह आदमी वाकई साधारण नहीं है। किसी को नाराज न करना ही बेहतर है। हालांकि उसकी शक्ति काफी कमजोर है, लेकिन उसके पीछे का व्यक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली है। जियान चेन पर सबसे पहले हमला करने वाले अंकल यून ने गंभीर लेकिन चिंतित चेहरे के साथ कहा। फिर उन्होंने कपड़े से लिपटे अपने हाथ को ऊपर उठाकर अपने दाहिने हाथ पर 2 गहरे घाव दिखाए। हालांकि खून बहना बंद हो गया था, फिर भी बड़े के दाहिने हाथ पर 2 घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो हथेली के गड्ढे से लेकर पीछे तक फैले हुए थे, मानो किसी तलवार ने उसे काट दिया हो। जब उस महिला ने बुजुर्ग के घायल हाथ को देखा तो अविश्वास से उसकी आंखें और होंठ दोनों ही चेरी की तरह चौड़े हो गए। अंकल यून, आप घायल हैं? वह आश्चर्य से चिल्लाए। अंकल फैंग नाम के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया और फिर कहा, बूढ़े यून, आपका घायल होना कितना अप्रत्याशित है। अंकल यून ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, यह घाव मुझे उस 20 वर्षीय युवक ने दिया था। ये कैसे संभव है अंकल यून? आप मजाक कर रहे होंगे। उस बदमाश में जरा भी ताकत नहीं थी। अगर वह मुझे भी नहीं हरा सका तो आपको कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा? वह सदमे में उछल पड़ी। बूढ़ी यून, आपको इस तरह का घाव कैसे लगा? अंकल फैंग ने संदेह से कहा। अंकल यून ने खाली चेहरे से दूसरे की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने उस पर हमला किया था तो मुझे अपनी हथेली में दर्द महसूस हुआ और फिर मैंने घाव देखा। मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ से चोट लगी। ये सुनकर अंकल यून चौंक गए और बोले, ये नौजवान वाकई जटिल है। जब मैंने पहली बार उसका पवित्र हथियार देखा तभी मुझे पता चल गया था कि यह सबसे अलग होगा। उसका पवित्र हथियार बाकी सब जैसा नहीं है। उसके भीतर जो कुछ भी हुआ उससे उसका पवित्र हथियार और भी शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि उसकी ताकत भी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अंकल यून की बातों से वह महिला स्तब्ध रह गई। अच्छा हुआ कि हमने उसे मारा नहीं, वरना उसके पीछे खड़ा व्यक्ति अगर आगे बढ़ता तो हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। अभी हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उसका साथ देने वाले लोग ज्यादा ताकतवर न हो, या फिर इस व्यक्ति ने अपने पूर्वजों से कुछ तकनीकें ही विरासत में पाई हों। डॉट 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 डॉट। नदी किनारे जियान चेन खून से लथपथ कपड़ों के साथ जमीन पर लेटा हुआ था। बड़े के मुके ने जियान चेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसकी छाती की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं और उसके अंगों को भीषण आघात पहुंचा था। इस समय पूरी तरह से होश में होने के अलावा जियान चेन हिलने डुलने में असमर्थ था। ये कहा जा सकता है कि जन्म से लेकर अब तक उसे लगी यह सबसे गंभीर चोट थी। यदि उसने साधना की एक अनूठी विधि का उपयोग न किया होता और अपने शरीर को दूसरों से कहीं अधिक परिष्कृत न किया होता तो बड़े के हाथों उसकी दर्दनाक मौत हो जाती। विश्वसार से उत्पन्न प्रकाश संत शक्ति जियान चेन की ओर बढ़ने और संघनित होने लगी। देखते ही देखते जियान चेन दूधिया सफेद चमक से घिर गया और वह चमक उसके शरीर के हर रोम रोम में समा गई। इसके साथ ही जियान चेन बहुत तेजी से स्वस्थ होने लगा। अध्याय 99, वेक सिटी लौटना। विश्वसार के भीतर मौजूद प्रकाश संत शक्ति जियान चेन के भीतर एकत्रित हुई और तेजी से उसे ठीक करने लगी। हालांकि जियान चेन के घाव बहुत गंभीर थे, इसलिए प्रकाश संत शक्ति के चमत्कारी उपचार प्रभावों के बावजूद उसे ठीक होने में काफी समय लगा। प्रकाश संत बल को नियंत्रित करने में जियान चेन की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। 4 घंटे बाद उसकी लगभग सारी ऊर्जा समाप्त हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा। इस समय वह अत्यधिक रक्तस्राव और तेज सिर दर्द से पीड़ित था। वह बहुत थका हुआ था और उसे नींद की तीव्र इच्छा हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह 3 दिन और 3 रातों से सोया ही न हो और लगभग बेहोश हो चुका हो। 4 घंटे तक खुद को ठीक करने के बाद उसके आंतरिक शरीर की शक्ति लगभग आधी से थोड़ी कम ठीक हो गई थी। उसके आंतरिक अंगों का उपचार प्रकाश संत बल द्वारा किया गया था और यद्यपि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन घायल हिस्से फिर से जुड़ गए थे। अब केवल उसकी छाती की टूटी हुई हड्डियां ही बची थीं, जो उसके अंगों की तुलना में थोड़ी अधिक परेशानी वाली थीं। सीने पर लगी गंभीर चोटों के कारण टूटी हुई हड्डियां मांस में धंस चुकी थीं। इसलिए जब भी जियान चेन जरा सा भी हिलता तो सीने के घावों में दर्द और बढ़ जाता।
दर्द इतना तीव्र था कि उसके मस्तिष्क को मिल रहे संकेत मानो उसे यातना दे रहे थे। धीरे धीरे घास पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके खुद को ठीक करने लगा। सौभाग्य से जियान चेन को अज़ुलेट तलवार विधि की पूरी सामग्री यानी पुनर्प्राप्ति विधि याद थी। पुनर्प्राप्ति विधि से वह धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा सकता था। जियान चेन पूरे दिन और रात घास पर लेटा रहा। उसने अपने शरीर को एक बार भी नहीं हिलाया और उसकी आंखें भी उतनी ही देर तक बंद रहीं। दोपहर होते होते समय तेजी से बीत गया। पहाड़ों से ढलते सूरज की तेज किरणें धीरे धीरे हल्की गर्म होती जा रही थीं। उसी क्षण पत्थर जैसे दिखने वाले जियान चेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। पूरे दिन और रात के उपचार के बाद उसकी सारी ऊर्जा पुनः भर गई थी। आकाश का रंग देखकर जियान चेन ने एक पल भी संकोच नहीं किया और प्रकाश संत शक्ति को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तेजी से उसने एक बार फिर अपनी छाती को ठीक करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रकाश में संत शक्ति उसके सीने में प्रवेश कर गई, टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े आपस में जुड़ने और ठीक होने लगे। लगातार 4 घंटे तक चलने के बाद जियान चेन की आत्मा एक बार फिर पूरी तरह से नष्ट हो गई। हालांकि 4 घंटे के उपचार के बाद जियान चेन की छाती पूरी तरह से ठीक हो गई। हालांकि जियान चेन की आत्मा अभी तक ठीक नहीं हुई थी और इससे उसकी चलने फिरने की क्षमता प्रभावित हो रही थी। इसलिए जियान चेन घास पर पालती मारकर बैठ गया और खोई हुई आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए उपचार विधि का उपयोग करने लगा। हालांकि यह वेक सिटी से बहुत दूर नहीं था, लेकिन प्रकाश संत बल का उपयोग उसकी चकाचौंध भरी चमक के कारण बहुत आसानी से दिखाई देता था और वेक सिटी में उपचार करना बहुत असुविधाजनक था। इसलिए दीप्तिमान संत गुरुओं के अलावा कोई भी प्रकाश संत बल का पता नहीं लगा सकता था। हालांकि कौन गारंटी दे सकता था कि वेक सिटी के आसपास कोई दीप्तिमान संत गुरु मौजूद होगा। तियान युआन महाद्वीप में दीप्तिमान संत गुरु दुर्लभ थे, इसलिए बहुत से लोग उन्हें ढूंढने और मदद के लिए आमंत्रित करने में असफल रहते थे। जियान चेन ने सोचा कि अगर वह दीप्तिमान संत गुरुओं की तरह प्रकाश संत बल का उपयोग करने की अपनी क्षमता का खुलासा कर दे तो उसे काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी और उसे कभी भी राक्षस कोर की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि जियान चेन ये प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह दीप्तिमान संत गुरुओं की प्रकाश संत बल का उपयोग करने की क्षमता की नकल कर सकता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कहती थी कि अगर वह इसे अभी गुप्त रखे तो यह निश्चित रूप से भविष्य में उसके काम आएगा। लगातार 3 दिनों तक उपचार के बाद जियान चेन का शरीर अंततः पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उठते ही वह तुरंत आधिकारिक मार्ग से वेक सिटी वापस जाने के लिए निकल पड़ा। आधिकारिक सड़क पर हथियारों से लैस खून से लथपथ भाड़े के सैनिकों के समूहों द्वारा सुरक्षित काफिलों की भरमार थी। हालांकि जियान चेन अकेला यात्री था, लेकिन किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। घावों से उसके कपड़े खून से सने होने के बावजूद तियान युआन महाद्वीप के हर भाड़े के सैनिक के लिए यह एक आम दृश्य था। लगभग हर भाड़े के सैनिक ने इस तरह की चीजें प्रतिदिन देखी थीं। सड़क पर चलते हुए जियान चेन 3 दिन पहले की घटना के बारे में सोचने लगा, खासकर उस खूबसूरत लड़की और उसके नग्न शरीर के बारे में जो अचानक उसके सामने प्रकट हुई थी। ये दृश्य जियान चेन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया था, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। 3 दिन पहले ही उसने पहली बार किसी स्त्री के इतने सुंदर शरीर को देखा था और उस लड़की का शरीर तो मानो किसी अमर प्राणी का था। हालांकि जब जियान चेन ने उस महिला की अपार शक्ति के बारे में सोचा तो उसका दिल अब भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लड़की की उम्र 18 या ज्यादा से ज्यादा 20 साल लग रही थी। जियान चेन और उसके बीच उम्र का अंतर लगभग न के बराबर था, लेकिन इतनी कम उम्र में एक महान संत गुरु होना, जियान चेन को उसकी जन्मजात प्रतिभा पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ ही देर में जियान चेन वेक सिटी में दाखिल हुआ और शहर के पहरेदारों के आने और उसकी तलाशी लेने का इंतजार करने लगा। चूंकि उसकी छवि एक घायल और लहूलुहान बचे हुए व्यक्ति की थी, इसलिए शहर में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। हालांकि पहरेदार पैसे के लालची थे, लेकिन उनका लालच नैतिकता से रहित नहीं था। वेक सिटी में प्रवेश करते ही जियान चेन टहलने नहीं गए और सीधे एक सराय की ओर चल दिए। कमरा मिलते ही उन्होंने साधना शुरू कर दी। हालांकि उन्हें महान संत बने अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, लेकिन तियान युआन महाद्वीप में अपनी रक्षा करने के लिए उनकी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं थी। 3 दिन पहले उस लड़की ने न केवल जियान चेन को परास्त किया, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि उन्हें कितनी शक्ति की आवश्यकता है। कमरे का किराया चुकाने के बाद जियान चेन 10 दिनों तक उसी कमरे में रहा। इन 10 दिनों में जियान चेन अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकला और केवल अपने पास मौजूद मॉन्स्टर कोर का उपयोग साधना के लिए किया। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उसने सराय की वेट्रेस से सीधे अपने कमरे में खाना मंगवाया। 10 दिन बीतने के बाद जियान चेन की शक्ति में बहुत बड़ा सुधार हुआ था। मध्य महान संत स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी आंतरिक संत शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। यहाँ तक कि उसका संत हथियार प्रकाश पवन तलवार भी उन्नत हो गया था और पहले से कहीं अधिक कठोर हो गया था। 10 दिनों की साधना के बाद जियान चेन के पास मौजूद क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लगभग खत्म हो गए, जिससे जियान चेन के पास केवल 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर बचे। बिस्तर से उठकर जियान चेन खिड़की की ओर बढ़ा और आकाश की ओर देखने लगा। साधना में इतना समय व्यतीत करने के कारण अब वह समय का अंतर नहीं बता पाता था और केवल सूर्य की स्थिति देखकर ही अनुमानित समय का पता लगा सकता था। ठीक बाहर मीलों तक आसमान में एक भी बादल नहीं था और सूरज तेज चमक रहा था। आसमान में विशाल लाल रंग का गोला तीव्र ताप किरणें उत्सर्जित कर रहा था, जो दोपहर की शुरुआत का संकेत था। अभी सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक से निपटने का समय है। मैं वास्तव में 10,000 इम्यूनिटी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जियान चेन ने बाहर जमा भीड़ को देखते हुए कहा। अध्याय 100 10,000 प्रतिरक्षा 1। जियान चेन सराय से निकलकर मेले में गया और पानी रखने के लिए कुछ दर्जन लौकी और एक ऐसा घड़ा खरीदा जिसमें एक व्यक्ति समा सके। उसने अपने लगभग खत्म हो चुके दैनिक जीवन और जंगल में रहने के लिए आवश्यक सामान का भंडार भी भर लिया। लगभग 20 जोड़ी मोटे कपड़े भी खरीदे। इन सभी चीज़ों को अपने स्पेस बेल्ट में रखने के बाद जियान चेन सीधे वेक सिटी से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जियान चेन एक सुनसान ओपन में पहुंचा और चारों ओर देखा।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि वहाँ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसने अपनी अंतरिक्ष पेटी से एक अंतरिक्ष अंगूठी निकाली और उसमें से चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप निकाला। फिर उसने अभी अभी खरीदी हुई दर्जनों लौकियों को एक एक करके निकाला और उन्हें करीने से जमीन पर रख दिया। सामने लगभग 80 मीटर लंबे, भुजा के आकार के बराबर मोटे चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप को देखकर जियान चेन का दिल बेकाबू होकर गले तक आ गया। उसके दिल में अनायास ही रोमांच का भाव उमड़ आया। कुछ देर तक चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप को घूरने के बाद जियान चेन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत किया। फिर वह धीरे धीरे सांप के पास गया और उसके हाथ में उसकी हल्की हवा की तलवार प्रकट हो गई। जियान चेन ने अपनी तलवार सीधे सांप के 7 इंच के घाव में घुसा दी। तुरंत ही ताज़ा लाल खून बहने लगा। बिना किसी झिझक के जियान चेन ने बिजली की गति से एक लौकी खोली और बच्चे की मुट्ठी के बराबर उसके छेद को सांप के शरीर के नीचे रख दिया। लौकी ने बहते हुए खून को तुरंत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच चिकने खून की तेज तीखी गंध हवा में फैल गई और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। लगातार फैलती हुई तीव्र और चुभने वाली चिकने खून की गंध को सूंघते हुए जियान चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया, ये चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप सचमुच एक दुर्लभ और अनोखा जीव कहलाने योग्य है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि खून की गंध इतनी तीव्र होगी। जियान चेन के स्वर में थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसे डर था कि सांप की तीव्र गंध उसके लिए किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी कर देगी। जियान चेन बेहद चिंतित, कुछ हद तक अधीर और उत्सुक था, लेकिन आखिरकार 2 घंटे बाद सांप के शरीर से सारा खून इकट्ठा हो गया। उसने जो दर्जनों लौकी खरीदी थी उनमें से आधी भर चुकी थी। जियान चेन के अनुमान के अनुसार उसने कुल मिलाकर लगभग 100 किलोग्राम खून इकट्ठा किया था। खून से लथपथ लौकियों को सावधानीपूर्वक सील करने के बाद जियान चेन ने उन सभी को अपने स्पेस बेल्ट में रख दिया। इसके बाद उसने सांप के शरीर को भी एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट में रखा और तुरंत उस जगह से निकल गया। इस चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के खून की गंध पिछले 2 घंटों से हवा में फैल रही थी। हालांकि यह काफी हल्की हो गई थी, फिर भी जियान चेन को यकीन नहीं था कि इससे कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, इसलिए जितनी जल्दी वह वहां से निकल जाए उतना ही अच्छा था। हालांकि जियान चेन जानता था कि शायद वह कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है, लेकिन खतरे को कम करने के लिए वह फिर भी ऐसी असुविधाओं को सहने के लिए तैयार था। जियान चेन वेक सिटी लौट आया। वहां 2 दिन आराम करने के बाद और कोई खास खबर न मिलने पर वह फिर से निकल पड़ा। इस बार वह अपने मूल स्थान पर नहीं लौटा, बल्कि वह ठीक उसके विपरीत स्थान पर पहुंच गया। लगभग 20 मील आगे बढ़ने के बाद उसे अंततः एक सुनसान और सुरक्षित इलाका मिला। फिर उसने अपनी कमर से सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को निकाला और शरीर का विच्छेदन शुरू कर दिया। हालांकि वह शहर के भीतर ही शव का विच्छेदन कर सकता था, लेकिन सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक कोई सामान्य जादुई जीव नहीं था। एक बार जब उसके शरीर का विच्छेदन हो जाता तो उसके खून की वह तीव्र गंध फिर से पूरे क्षेत्र में फैल जाती। खून की ऐसी अनूठी गंध निश्चित रूप से कई विशेषज्ञों को जांच के लिए आकर्षित करती। जियान चेन की वर्तमान शक्ति के स्तर के साथ वह वेक सिटी में मौजूद कई विशेषज्ञों का मुकाबला करने में असमर्थ था। शरीर का विच्छेदन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। यद्यपि चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप की बाहरी परत की सुनहरी पपड़ियों की सुरक्षा अत्यंत मजबूत थी, फिर भी जियान चेन की वर्तमान शक्ति पिछली शक्ति की तुलना में काफी बढ़ गई थी। इसलिए सांप की पपड़ियों को काटने के लिए उसे बहुत कम शक्ति की आवश्यकता पड़ी। जियान चेन ने बड़ी सावधानी से सांप के पेट से अंगूठे के आकार की खून जैसी लाल वस्तु निकाली। जब उसने उसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के स्तर तक उठाया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और मन ही मन बुदबुदाया, तो यह है चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का कीमती पित्त। इस सांप के पित्त का रंग अन्य सभी सांपों से बिल्कुल अलग था। सामान्य सांपों के पित्त का रंग नीला, हरा और काला होता है, लेकिन इस चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का पित्त पूरी तरह से गहरा लाल था। ये किसी लाल रत्न जैसा दिखता था। जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से एक छोटी सी जेड की बोतल निकाली और अंगूठे के आकार के सांप के पित्त को सावधानीपूर्वक बोतल में रख दिया। ये पित्त अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि उसे 10,000 प्रतिरक्षा की गोली बनानी थी तो उसे काफी सारे पित्तों की आवश्यकता होगी। इस अंक का महत्व चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के रक्त से कहीं अधिक था। इसके तुरंत बाद जियान चेन ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की पूरी खाल उतार दी। उसी समय सांप का रूप पूरी तरह से बदल गया। अब वह एक लंबे तारांकन जैसा दिखता था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के सबसे कीमती अंग उसका खून और पित्ताशय थे। उसके अन्य आंतरिक अंग और मांस भी काफी मूल्यवान थे, लेकिन जियान चेन की नज़र में वे ज्यादा उपयोगी नहीं थे। इसके बाद जियान चेन ने सांप के शव को वापस स्पेस रिंग में रख दिया और आगे की कार्रवाई बाद में करने का इरादा किया। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का मामला निपटाने के बाद जियान चेन ने अपने आसपास देखा। वह कुछ देर तक झिझका और असमंजस में खड़ा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। अंत में जियान चेन ने दांत पीसकर पहले से तैयार किया हुआ बड़ा बर्तन उठाया और उसे हल्के से जमीन पर रख दिया। फिर उसने खून से लथपथ सारे लौकी उठाए और उन्हें बर्तन में खाली कर दिया। जियान चेन ने अब 10,000 प्रतिरक्षा को परिष्कृत करने की योजना बनाई। इसका कारण ये था कि चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के रक्त की गंध इतनी तीव्र थी कि लोगों से भरे शहर में इसे परिष्कृत करना उसके लिए असंभव था। कुछ ही देर बाद लौकियों में मौजूद सारा खून एक बड़े पीपे में डाल दिया गया। लगभग 100 किलोग्राम खून से भरा वह पीपा लगभग पूरा भर गया। अब पीपे से खून की तेज तीखी गंध निकल रही थी, जो काफी देर तक हवा में गूंजती रही और फैलती रही। इतनी अधिक मात्रा में खून इकट्ठा होने से गंध और भी घनी हो गई और इसने जियान चेन की सूंघने की शक्ति पर इतना जोरदार हमला किया कि उसे सांस लेने में लगभग असमर्थता होने लगी। कुछ विशेष जादुई जीवों का रक्त सामान्य जादुई जीवों के रक्त से बिल्कुल अलग था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक इसका एक उदाहरण था। जब जियान चेन ने खुद को विषमुक्त करने के लिए सांप का खून पिया था, तब उसने उसकी बेहद चिकनी गंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह पूरी तरह से खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए उसने उस समय सांप के खून की इतनी असहनीय तेज गंध पर ध्यान नहीं दिया था।
आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।